एक मैं यंगर लॉट के लिए ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट आप में होनी चाहिए। एआई इज़ अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का मतलब ये होता है कि वो ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा सही जवाब दे। प्रोबेबिलिटी है गलत जवाब होने की भी। और ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी बात आपको कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैंने अपनी कोशिश की है। ठीक है, तो आपको पैशन के साथ कोशिश करनी पड़ती है जिस फील्ड में भी आप जाएं। टू मी टीचिंग इज़ अ पैशन, नॉट अ प्रोफेशन। ऑल्दो रिस्क मिलता है इधर से और अच्छा मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बगैर पैशन के आप टीचर अच्छे नहीं बन सकते। वो गालिब का एक शेर है, वो हूँ शिकवे से यूं सुर से कि जैसे बाजा, एक ज़रा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। इंजीनियर तो सारे ही हैं, हार्डवेयर वाले तो सारे ही हैं, प्रोग्रामिंग वाला बंदा कोई नहीं है। प्रोग्रामिंग लोगों को बहुत कम आती है, तो इसको प्रोग्रामिंग आती है तो इसको प्रोग्रामिंग के उसमें डाल दिया गया। सो दैट डे एंड दिस डे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से प्रोग्रामर बन गया। ये मुझ में ज़रूर था हमेशा से कि यार जो है ना, मेरी वजह से मेरे माँ बाप की कोई उन पे हर्फ नहीं आना चाहिए, और मेरी वजह से जो है मैं अपने भी फिर ज़ाहिर है कि अपनी जब मुझ पे हर्फ आएगा तो मेरे माँ बाप पे भी हर्फ आएगा। किताब जो है, किताब में जो कुछ लिखा है, मेरे असली उस्ताद तो किताबें हैं और टीचर्स भी बहुत कुछ है, लेकिन जिन्होंने वो किताबें लिखी हैं वो मेरे उस्ताद हैं। आप अपने चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट करते हैं, आपकी एब्स्ट्रैक्शन का लेवल क्या है सोचने का, ये चीज़ें काउंट करती हैं। ये जो एआई है, ये एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऊपर ले गया, और यानी कि एक्चुअली एक क्वांटम जंप है, लेकिन इट इज़ स्टिल जो प्रोग्रामिंग का जो सॉफ्टवेयर का जो सबसे बड़ा मसला, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इज़ कि आप रिक्वायरमेंट्स ठीक तरीके से आर्टिकुलेट कर सकें। यानी कि मैंने लिखी हुई रिक्वायरमेंट्स आपको नहीं समझ आ रही तो वो मशीन उसको कैसे इंटरप्रेट करती है, वो ज़रा थोड़ा सा, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज। अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नया एपिसोड लेकर मैं आपके पास आया हूँ और आज की डिस्कशन जो है वो मैं थोड़ा डरा भी हुआ हूँ, घबराया भी हुआ हूँ क्योंकि जिनसे मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ वो मेरे उस्ताद हैं और मैंने बहुत डर डर के इनसे पढ़ा है, डर डर के हमेशा गुफ्तगू की है। तो आज धड़ल्ले से मेरी पॉडकास्ट में मैंने उनको इनवाइट किया है। इनका तारुफ मैं इस तरह करवाना चाहूँगा कि अगर आप इफ़ यू ऐड 4 decades of teaching experience, 4 decades of integrity, 4 decades of consultancy और industry experience, तो you will get डॉक्टर फ़खर लोधी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये मैंने इस्तिसारत की है इस तरह का तारुफ करा के, लेकिन आई थिंक योर बिगेस्ट इंट्रोडक्शन इज़ दैट यू आर माई टीचर इन दिस पॉडकास्ट एंड यू आर ऑल्सो टीचर्स ऑफ मैनी 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 मोर बेटर देन मी। मेरे से सीनियर, मेरे 10 साल सीनियर लोग भी आपके स्टूडेंट्स हैं। सो सो आपने मेरा तारुफ जो शुरू करवाया है, वो मुझे लगता है कि शेख सादी का आपने तारुफ करवाया है कि पहले 40 साल उन्होंने ये किया, फिर 40 साल ये किया, उसके बाद आखिरी 40 साल में जो 2 किताबें लिखी हैं, तो 120 साल ये उम्र का नहीं हूँ, तो मैं तकरीबन उनसे आधी उम्र का हूँ। एक एक सब कुछ एक ही उसमें डाल के शेक करें तो फिर जो है ना ऐसी चीज़ निकलती है। माशाल्लाह। सो तो थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी कि बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट प्लेजर इज़ करने ऑल। का और तारुफ का। मैं सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हम थोड़ी अपनी यादें ताज़ा करें आपके बारे में जो हम जानते हैं और आपने जो हम सबको मुख्तलिफ अदवार में चीज़ें पढ़ाई हैं और बताई हैं। मैं चाहूँगा कि एक जर्नी आप अपनी बताएं कि हाउ डिड यू एंड अप इन कंप्यूटर साइंस। क्या इवेंट्स ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी को शेप करते गए और आपने क्या चेंजेस नोट की हैं along the way, what have been your observations about in tech, about industries, about academia, about wherever you lived, जहाँ भी आप देखें लेके जाना चाहें, इंडिपेंडेंट आप जिस तरह चाहें, freely आप just walk us through your journey. पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने मेरे कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे पर्दा रखा हुआ है, तो मैं अल्लाह ताला से मेरी यानी कि दुआ है कि वो पर्दा ही रहने दे तो अच्छा है। बाकी कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी जर्नी, प्रोफेशनल जर्नी की इब्तिदा जो है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से हुई, यूईटी से। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, और हमारी ग्रेजुएशन थी हमारी 1983 के एंड पे।
वहाँ से हमारी ख़त्म हुआ। 1984 से मेरा प्रोफेशनल करियर शुरू होता है। तो पहले कुछ 6 महीने में एक प्राइवेट कंपनी में काम किया। अच्छा, और उस प्राइवेट कंपनी में कुछ इस तरीके से काम किया कि उन्होंने एक कंप्यूटर ख़रीदा था, और वो जो कंप्यूटर जो ख़रीदा था, तो मेरी क्वालिफ़िकेशन ये थी कि मैं उन लोगों में शामिल था जिसने कंप्यूटर देखा हुआ था। उन्हें कोई बंदे ऐसे नहीं मिल रहे थे जो उस पे कुछ काम कर सके। उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला था जिस पे कोई डेटा की प्रोसेसिंग थी, एंड दे वांटेड समबडी टू किसी हिसाब से उन्होंने डेटा वो प्रोग्राम लिखवा लिया, और अब वो उसको ऑपरेट करना था, ये करना था, वो करना था। सो दैट वाज फरवरी 1984। तो वो एक कंप्यूटर था बहुत लिमिटेड, उसकी उस ज़माने के हिसाब से आप देख लें कि को 8 बिट का कंप्यूटर था, ठीक है जी। और उसमें जो रैम थी वो 16K रैम होती थी, इस तरह के कुछ थी। इतनी 8 इंच की फ्लॉपी उसमें पड़ती थी। तो बेसिक 64 वो उसमें प्रोग्राम लिखा गया था और वो चलता था। तो मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती थी। बहरहाल मैंने फिर कहा कि अच्छा मुझे आना चाहिए, क्योंकि वो जो जिन साहब ने प्रोग्राम लिखा था वो तो अवेलेबल कम होते थे, तो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम भी आ जाता था, तो उनको बुलाया जाता था। तो मैंने कहा कि मुझे ख़ुद भी ज़रा सीखना चाहिए। सो आई वेंट टू फिरोसन्स, और वहाँ से बेसिक प्रोग्रामिंग की शॉम सीरीज़ की किताब ले आया, और मैंने अपने ऑफिस वालों से इजाज़त ली, क्योंकि घरों में तो कंप्यूटर तो होता नहीं था। तो मैंने उनसे इजाज़त ली कि मैं रात को ऑफिस जब बंद हो जाए तो मैं यहाँ पर बैठ के इसके साथ ज़रा मैं सीखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। सो सारी रात बैठ के मैं अकेला ऑफिस में शॉम सीरीज़ की एक्सरसाइजेज सॉल्व करता होता था, एंड आई डिड दैट। पेज 1 से आखिर तक मैंने कर लिया। बेसिक प्रोग्रामिंग मुझे रीजनेबल आई वुड से आ गई। तो इस दौरान में फिर मेरा वहाँ से मुझे एटॉमिक एनर्जी से कॉल आ गई। पहले मुझे वापडा वगैरह से आई थी, तो आई सिलेक्शन हो गई थी, बट आई डिसाइडेड नॉट टू गो देयर। बस किसी वजह से ऐसे ही मेरा दिल नहीं किया। तो एटॉमिक एनर्जी से कॉल आ गई, मैं एटॉमिक एनर्जी चला गया। एटॉमिक एनर्जी, सो दैट वाज अगस्त 1984। वहाँ पर एक जगह थी जिसको कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के नाम से उनका एक सेटअप था, जहाँ पर आजकल HEC है, उस ज़माने में UGC थी। तो उसी की अ, जो अहाते के अंदर एक कोने पे एक वो उनका सेटअप था। तो वहाँ पर वो जो थे, एक प्रोग्राम उन्होंने 1 साल का डिप्लोमा शुरू किया हुआ था, जिसमें वो डिफरेंट फील्ड्स से लोग जो हैं, जिस तरह मैथमेटिक्स है, कोई इंजीनियरिंग वाले भी हो सकते हैं, कोई स्टैट्स है, कोई फिज़िक्स है, तो इन लोगों को कंप्यूटर्स से वो आशना करवाते थे, उनकी उसको 1 साल का वो डिप्लोमा करवाते थे। सो आई वॉज एन एम्प्लॉई ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। सो मैं उस प्रोग्राम में नहीं था, लेकिन मैं वॉज एम्प्लॉय था, वहाँ पर पोस्ट हो गया एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो एक दिन एक साहब बैठे कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तो मैंने हाथ में वो सोल्डरिंग आयरन पकड़ा हुआ था, अपने काम से फारिग होके, तो मैं ऐसे ही देख रहा था उनकी तरफ। तो उनसे एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा कि जी ये आप ये गलती कर रहे हैं, तो ये। तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा, उसके बाद उन्होंने वो किया और वो ठीक हो गया। तो कहने लगे तुम्हें प्रोग्रामिंग आती है? मैंने कहा थोड़ी सी की हुई है, वो जो पिछले 6 महीने मैंने कुछ टाइम लगाया था। तो वो मेरा हाथ पकड़ा, और वो जो डायरेक्टर साहब थे, फैज़ इसाक साहब, बहुत शफीक इंसान थे। उन्होंने मुझ पर बहुत शफकत की, बहुत मुझे सिखाया। उनके पास ले गए कि जी इंजीनियर तो सारे ही हैं, हार्डवेयर वाले तो सारे ही हैं, प्रोग्रामिंग वाला बंदा कोई नहीं है। प्रोग्रामिंग लोगों को बहुत कम आती है, तो इसको प्रोग्रामिंग आती है, तो इसको प्रोग्रामिंग के उसमें डाल दिए। सो दैट डे एंड दिस डे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से प्रोग्रामर बन गया। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी और भी है इसी एटॉमिक एनर्जी की। जब मैं वहाँ पर गया तो शायद दूसरा ही दिन था। तो वहाँ पर सारे कुछ 10-11 बजे बैठ के एक कमरे में बैठ के चाय पीते होते थे। तो वहाँ पर
मेरे जैसे कुछ 2-3 थे नए नए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके आए थे, और वो जो थे उनमें से कुछ बड़े साहब थे सीनियर। तो वहाँ पर एक ज़रा तो कुछ इंजीनियर्स वर्सेस द रेस्ट कोई थोड़ी सी टसल थी। तो उन साहब में एक सीनियर साहब थे, उन्होंने मेरे एक साथी से जो मेरा क्लास फेलो था, हम दोनों ने इकट्ठे ज्वाइन की थी, उससे एक सवाल पूछा एंड ही डिडंट नो। तो उसको उन्होंने खूब उसका यानी मजाक उड़ाया कि देखो जी ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके आए हैं, और देखो जी इसे ये भी नहीं आता वगैरह वगैरह। आता मुझे भी नहीं था। तो फिर मैंने कहा यार फ़खर लोधी ये तो मसला ठीक नहीं है। तो फिर मैं 2 महीने उस कमरे में नहीं घुसा, और रात को बैठ के मैं अपना सारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ता होता था जो मैंने 4 साल में नहीं पढ़ी थी। तो जब मुझे कुछ कॉन्फिडेंस हो गया तो देन आई वेंट टू दैट रूम, और फिर वो हमारी वो उस दौरान में दोस्ती भी हो गई है वो। सो ये एक इसमें कहने का मतलब ये है कि आपकी अच्छा वो जो दूसरे साहब थे, जो मेरे साथी, उन्होंने इट वा ही डिडंट चेंज, वो जैसे थे वैसे ही रहे। लेकिन मुझे उनको देख के मुझे एहसास हुआ कि यार ये ठीक नहीं है। ठीक है? तो एक मैं यंगर लॉट के लिए ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट आप में होनी चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि ये हमारा एक 93 बैच के स्टूडेंट थे, मुझे उम, अगर नाम ठीक से याद है असद रिजवी शायद नाम था। तो क्राइसॉफ्ट में हम थे, तो जब वो कोड लिखते थे ना, तो वो जब टेस्टिंग के लिए देते थे तो वो चैलेंज करके देते थे कि मेरा लिखा हुआ कोड है, बग निकाल के दिखाओ। ये है सेल्फ यार मैंने किया काम, तो मेरा काम किया हुआ जो है, मेरी गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं। लेकिन ये चीज़ जो है ना इतने उससे कि इतनी तवज्जो से और इतनी उसमें करना और ये करना, तो ये हर एक में अगर जब तक आप में ये चीज़ नहीं होगी ना, आप एक्सेल नहीं कर सकते। आप मीडियोकर ही रहेंगे। तो ये मेरा ख़्याल है कि मुझे ये सर जहाँ सॉरी मैं बात जी, काट रहा हूँ, मेरे पे अपने एक एम्प्लॉय की बात याद आ गई, मैं वो भी बता दूँ। जी, उसको मैंने कहा कि यार तुम्हारे कोड में इतने बग निकलते हैं। उसने कहा कि जब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ शिप की थी उसमें 60,000 बग्स थे। जी। हाँ, बिल्कुल वो ठीक है। यानी कि दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट कुड अफ़ोर्ड दैट। ठीक है जी। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अपनी गलती को समझना। मैंने कोड लिखता हूँ, तो मैं कभी नहीं कह सकता कि उसमें बग नहीं होता। लेकिन वो जो बग मुझे नज़र नहीं आता ना, वो उसको ढूँढना फिर एक उसको चीज़ चाहिए। तो मैं हर कोने-खुदरे में देखने की कोशिश करता हूँ, और ख़ैर वो एक लंबी स्टोरी है, क्या है, लेकिन ये ना आप अपना एक प्रॉपर काम करना। तो ये एक चीज़ थी कि वो ये मुझ में ज़रूर था हमेशा से कि यार जो है ना मेरी वजह से मेरे माँ-बाप की कोई उन पे हर्फ़ नहीं आना चाहिए, और मेरी वजह से जो है मैं अपनी भी फिर अब ज़ाहिर है कि अपनी जब मुझ पे हर्फ़ आएगा तो मेरे माँ-बाप पे भी हर्फ़ आएगा। ठीक है? तो सबसे मेन जो था मुझे ये था कि कोई भी काम करते ज़ाहिर है कि जिस तरह हम अपनी जवानी में होते हैं, सबके कुछ उल्टी-सीधी हरकतें करते हैं, लेकिन मेरा हाथ वहाँ पर रुक जाता था कि यार वो कहेगा कि यार ये लोधी साहब का बेटा है। हुँ। तो यानी कि अपनी वालदैन की अपनी, तो इसी में यानी कि वो आपकी इज़्ज़त है, और इसी में फिर वो आप आगे बढ़ते हैं। तो फिर आप वहाँ से जो है आप बता रहे थे कि जब आप वापस आप पीएचडी करने चले गए जी। कंप्यूटर साइंस, उसमें हाँ, फिर आपने कहा सॉफ्टवेयर में। तो वहाँ से मुझे ये लगा कि ये ही फ़ील्ड है जिसमें मुझे करना चाहिए, क्योंकि दूसरी चीज़ों में मुझे लगा कि इंजीनियरिंग का काम बहुत कम है। हम जो काम करते हैं इधर-उधर से चीज़ें पकड़ी हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, ख़राब हो उस गई है। वक़्त भी यही हाल था, अब उ तो बिल्कुल ही। हाँ, ऐसे ही था। यानी कि ज़ाहिर है कि आप भी देखें ना, उस समय कंप्यूटर हम बना तो नहीं रहे थे। हम उसको चला ही रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो सॉफ्टवेयर में मुझे लगा कि मैं यानी कि जो मैं करता हूँ ना, तो मुझे नज़र आता है, ओहो! ये किया। तो दैट स्टार्टेड, और फिर उसमें मैंने वहाँ पर बैठ के सीखना शुरू किया, और वो वहाँ पर भी यही जो जिस तरह मैंने आपको पहली ऑर्गेनाइज़ेशन की बात बताई है, वहाँ पर भी मैं लाहौर में रहता था, ये इस्लामाबाद में था। तो जिस वीकेंड पे मैं लाहौर नहीं आता था, सैटरडे संडे छुट्टी होती थी। मैंने इजाज़त ली हुई थी कि मैं अकेला ऑफ़िस जाऊँगा, और अकेला वहाँ पर बैठ के तो मैं 2 दिन में
सुबह से लेकर रात तक लगा रहता है, क्योंकि अपने पास तो कुछ होता नहीं था। आप कल तो बहुत मौके हैं, बहुत मटेरियल है आपके पास, हर एक के पास कंप्यूटर है, ये वो। हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। बट मैंने स्पेशल उनसे रिक्वेस्ट की, और 1.5 साल मेरी ये रूटीन रही है कि उसके अलावा वहाँ पर जितने मैनुअल्स रखे होते थे, अच्छा वहाँ पर, मैं तो कंप्यूटर साइंस की बैकग्राउंड नहीं थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे काम करने के लिए जो कायदे यूनिवर्सिटी के होते थे, इधर से होते थे कंप्यूटर साइंस की वजह से। सो दे वुड नॉट, वो उन्हें को मसला होना ना, तो उन्होंने, किसी ने कहना अच्छा जी ये फ़खर लोधी से पूछ लो। तो मुझे भी नहीं आती थी चीज़ें, तो मैंने किताब खोलनी, मैनुअल खोलना, उसमें देखना, उन्हें बता देना। अब दैट वाज़ द डिफरेंस कि वो खुद किताब खोलने की बजाय वो शॉर्टकट की तलाश में होते। ठीक है जी। किताब जो है, किताब में जो कुछ लिखा है, मेरे असली उस्ताद तो किताबें हैं, और टीचर्स भी बहुत कुछ है, लेकिन जिन्होंने वो किताबें लिखी हैं वो मेरे उस्ताद हैं। उनसे मैंने सीखा है, और उन किताबों को पढ़ के सीखा। और वो जो लोग बाकायदा तौर पे कंप्यूटर साइंस के लोग थे, वो बजाय इसके कि खुद सर्च करने के, देखने के, वो किताब को मैनुअल खोल कर देखने के उसमें क्या क्या, वो मुझसे पूछते थे, और मैं उसी किताब में से खोल के उनको बता देता है कि ये करना है। तो मुझे आना शुरू हो गया उनका। मुझे वो लोग कहते हैं यार तुम्हारा तुक्का बहुत अच्छा है। मैं कहा यार ये तुक्का नहीं है, ये नहीं कि ये तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर देन आई डिसाइडेड कि मैंने यही करना है, और फिर जब स्कॉलरशिप मिला तो मैं फिर उसमें। इस पॉइंट पे मैं एक थोड़ा-सा टेंजेंट है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आज भी ये जो अप्रोच है, जिसमें इंसान खुद से सोर्स से चीज़ें ना सीखे और बस किसी दूसरे को कहे। तो आजकल ये भी कहा जाता है कि एआई के अंदर, मैं थोड़ा-सा शिफ्ट मार रहा हूँ, लेकिन आई विल गो बैक टू योर जर्नी, बट आई थिंक दिस इज़ रिलेटेबल, कि एआई के अंदर भी लोग ये कह रहे हैं कि आप जो है ना, अगर जस्ट लोगों लोगों ने इसको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि जनरली लोगों को एक एंग्ज़ायटी होती है कि यार पता नहीं ये क्या है। तो जो लोग इसको सीख रहे हैं या जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा यानी डिमांड इस तरह बन जाएगी कि पीपल विल स्टिल कम टू यू। जैसे ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, तो वो जो काम करते हैं, सिस्टम पे बैठ के एक चीज़ ढूँढते हैं, आपसे पूछते हैं सारी चीज़, एंड यू यू फील मच ईज़ियर टू टेल देम योर क्यूरी, और वो फिर आगे से टिकट बुक करते हैं। तो इसी तरह बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ एआई थोड़ी-सी स्टक होती है या थोड़ा-सा गलत जवाब देती है, देन यू हैव नो वे टू फिगर इट आउट। तो आप कहते हैं यार ये पता नहीं क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। और दूसरे लोग जो है ना, वो आज भी इसका फ़ायदा उठाते हैं कि इफ यू कीप ऑन डूइंग दोज़ थिंग्स विद योर ओन हैंड्स, आज भी हैंड्स ऑन चीज़ें एक्सपीरियंस लें, तो देयर इज़ एन अपॉर्च्युनिटी फॉर यू टू सॉर्ट ऑफ बिकम द ब्रिज बिटवीन पीपल जो कि बिल्कुल लेज़ी हैं और वो काम नहीं करेंगे, डरते हैं टेक्नोलॉजी से या व्हाटएवर, और वो जो टेक्नोलॉजी अपॉर्च्युनिटी दे रही है, वो आप उसके बीच में आके यू कैन बी द ब्रिज एंड देन बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर। हम्म, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? जी। अच्छा, मैं यानी कि इस पे बाद में बात करना चाह रहा था, लेकिन आपने जिक्र छेड़ दिया है, तो ज़रूर देखें। चले मैं इसको रिलेट करता हूँ अपनी या वो जो जर्नी से। ठीक है, यानी कि बीच में थोड़ा सा अमेरिका जाके जो कुछ किया, बाद में आके जो कुछ किया, उससे छोड़ देते हैं जी। फिर बीच में यहाँ से देखें, मैं जिस तरह कि मैंने कहा कि मैंने अपनी जर्नी शुरू की 1984 से प्रोग्रामिंग में। तो इस दौरान में ये प्रोग्रामिंग मैंने पहली जो सीखी वो बेसिक प्रोग्रामिंग थी, साथ में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। फिर फोर्ट्रान पे चले गया। यहाँ से एक पहली शिफ्ट आई। ठीक है, आई हैव सीन मैनी पैराडाइम शिफ्ट्स। मुझे वो फैज़ साहब साहब ने एक दिन कहा कि ये एक नई चीज़ आई है, डीबी 2 एक चीज़ है, ये डेटाबेस है, तो आप ये हमारी लाइब्रेरी को ऑटोमेट कर दें, इससे करके तो कर लेंगे। तो मैंने कहा जी मुझसे बड़ा प्रोग्रामर कौन है, यानी कि कौन कर सकता है, यानी कि मेरे जैसा काम। हाँ, ऐसी बात ही कोई नहीं। कहें कितनी देर में कहा, आप ये कितनी देर की बात कर रहे हैं, आप घंटों की बात कर रहे हैं, यानी कि अच्छा। अच्छा। लो जी, जब वो DB2 मेरे सामने आई, सॉरी, नॉट 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 DB2, DBase 2। दी बेस्ट हो। DB2 ज़रा थोड़ा सा वो IBM की वो थी, वो बड़े सही। ये DBase 2। तो जब प्रोग्रामिंग शुरू करने लगे तो उसमें गो टू स्टेटमेंट ही नहीं है।
और मैं कही ये किसने बेवकूफ़ ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी जिसमें गो टू स्टेटमेंट ही नहीं है। मैं तो बेसिक और फोरट्रान में करता रहा हूँ जो गो टू स्टेटमेंट के बगैर सारा, और असेंबली में करता रहा हूँ। सो दैट वाज द फर्स्ट शॉक ऑफ माय लाइफ पैराडाइम शिफ्ट। तो वहाँ से स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और फिर आगे सी, फिर अमेरिका गया और बहुत कुछ देखा वहाँ से। डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग, राइट। प्रोलॉग और फंक्शनल प्रोग्रामिंग, लिस्प वगैरह, ये वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसमें स्मॉल टॉक। तो ये हर बार जब नई कोई चीज़ आती थी ना, तो वो ये होता था कि अच्छा जी ये जो है ना बस हो गया, दिस इज द सिल्वर बुलेट। लेकिन सारी जो हर बार जो एक पैराडाइम शिफ्ट है, उसमें जो चीज़ समझने वाली है, जो इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, ये है कि अगर आप असेंबली लैंग्वेज से या मशीन लैंग्वेज से आप शुरू कर रहे हैं और फिर असेंबली पे जाएं, फिर ये फोर्ट्रान वगैरह पे जाएं, फिर आप एल्गोल वगैरह पे जाएं, फिर आप पैस्कल और एडा और इस तरह की लैंग्वेजेस, और हर बार जिसको हम कहते हैं एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है जी। आप यानी कि आप मशीन में आपको बिल्कुल असेंबली में उस लेवल पे आपको काम करना पड़ता है कि यानी कि अंदर ही बैठे होते हैं अंदर ही उसके। बैठे होते हैं आप, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है आप। जी। सो डेकोरेटिव प्रोग्रामिंग जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो है सीक्वल प्रोग्रामिंग है, एसक्यूएल। तो उसमें आप ये नहीं कहते हैं कि कैसे करना है, आप ये कहते हैं क्या चाहिए आपको। ठीक है, कि आपको ये आपको चाहिए, यहाँ से आपको मिलेगा, ये इस पे कंडीशन लगा दिया। ठीक है, यू डोंट स्पेसिफाई द एल्गोरिथम। सिंटैक्स और वो सब में आप गिवन एल्गोरिथम नहीं स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन। करते, आप स्टेप्स नहीं करते। सो दैट इज कभी सोचा जाए तो ये एक आप रिक्वायरमेंट अपनी बता रहे हैं और इस रिक्वायरमेंट पे सम हो वो राइट। आपको निकाल देता है। सो ये जो एआई है, ये एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऊपर ले गया, और यानी कि एक्चुअली एक क्वांटम जंप है। राइट। लेकिन इट इज़ स्टिल जो प्रोग्रामिंग का जो जो सॉफ्टवेयर का जो सबसे बड़ा मसला, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इज़ कि आप रिक्वायरमेंट्स ठीक तरीके से आर्टिकुलेट कर सकें। यानी कि मैंने लिखी हुई रिक्वायरमेंट्स आपको नहीं समझ आ रही, तो वो मशीन उसको कैसे इंटरप्रेट करती है, वो ज़रा थोड़ा सा, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज, बिग चैलेंज। फिर दूसरी चीज़ जो है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताएं, ये पिछले हफ्ते की बात है, चंद दिन पहले की बात है। मैं जीपीटी के साथ एक ज़रा थोड़ा सा एंड पहली बात तो ये है, आई वुड से कि जो इसको नहीं यूज़ करेगा वो आउट वुड ऑफ द। बी एट अ लॉस। इसको एम्ब्रेस करना है सबने। तो उसमें एक छोटी सी चीज़ थी, मैं एक टीम स्ट्रक्चर बना रहा था। तो मैं उसमें ना, मैं उसे उसको ये 15 लोगों की टीम एक बनानी थी। तो मैंने उसे कहा कि ये रोल्स हैं, तो ज़रा मुझे बैलेंस करके ज़रा टीम स्ट्रक्चर सब चाहिए। कुछ मेरे थॉट्स थी, कुछ थी। उसने मुझे टीम स्ट्रक्चर दिया, तो उसमें 14 लोग थे। मैंने कहा नहीं, मुझे 15 लोग चाहिए, 15 लोगों की टीम चाहिए। उसने फिर जो किया वो 14 लोग थे। मैंने कहा ये 14 हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये 15 हैं। अच्छा 15 क्या है, और उसने मुझे शो किया 1+1+2+3+, इस तरह करके ना इक्वल टू 15। और मैं कहा ये टोटल 14 है, तो वो कह नहीं ये 15 है। यानी कि दैट सिंपल काइंड ऑफ थिंग। मैंने कहा अच्छा मुझे रनिंग टोटल बनाओ, कि पहला 1, फिर जब एक और करते हो 2, ऐसे जब उसने ये किया ना, कहते तो हाँ सॉरी 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 सर। सो एआई, आप ये इससे आप ये समझ लें कि क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, एआई इज़ अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, इट इज़ नॉट प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। का मतलब ये होता है कि वो ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा सही जवाब दे, प्रोबेबिलिटी है गलत जवाब होने की भी। और ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी बात आपको कह रहा हूँ, एक इससे एक जो छोटा जो दूसरी तीसरी जमात का बच्चा है ना, वो भी ऐड करेगा तो कहेगा ये 14 बन रहा है, तो इट कुड नॉट डू दैट। वो कुछ और सेंस ले रहा होगा वहाँ और इसको। हाँ, और फिर इसी तरह एक एग्जांपल है जो मैं बता रहा, जो एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया, छोटा सा एक प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट को जब मैंने कुछ अपने रिक्वायरमेंट्स लिख के उसे दी, तो उसने मुझे एक चीज़ बना दी।
तो मैं उसको देखा, मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। तो इट टुक मी 31 आइट्रेशंस कि वो ठीक हो, जो मैं चाह रहा था। ये काम कोई 4-6 घंटे में हो गया। अगर मैं खुद से करना शुरू करता तो शायद मुझे 2 हफ्ते लग जाते। सो इट्स अ वेरी पावरफुल प्रोडक्टिव टूल। Yeah. ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता, जो उसने कंडीशन नहीं चेक की यहाँ पर, यानी ये आपको ना पता होता कि वो 15 है तो फिर आप 14 मान लेते हाँ, उसको। मैं उसे 14 मान लेता। तो नहीं, आपको 15 मान लेते, यानी अगर हाँ 15 होता कि ये हाँ तो 15 मान ओके। लेते उसको आप। तो मैं अगर वो मैं आई वॉज नॉट विजिलेंट और हाँ, मैं एक एक करके उसको काउंट ना करता, तो तो मैं उसको ऐसे ही ले लेता कि ये टीम फिर स्ट्रक्चर बन गया, मैं पता लगा। उसको छाप देता और आगे भेज देता, तो आगे से मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, आपको यू नीड टू नो योर स्टफ, और वो अब क्या स्टफ है। जिस तरीके से अब असेंबली लैंग्वेज जब हमने पढ़ा था, तो असेंबली लैंग्वेज जिसको नहीं आती थी अच्छी, उसको बहुत घटिया समझा जाता था जिसको। तो अभी असेंबली लैंग्वेज को इतनी उसको नहीं वो किया जाता। अब देयर आर अदर थिंग्स। आप अपने चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट करते हैं, आपकी एब्स्ट्रैक्शन का लेवल क्या है सोचने का, ये चीज़ें काउंट करती हैं। और इससे ज़्यादा जो एक और इम्पोर्टेंट मैं बात करना चाहूँगा वो ये है, why do we have to be the users of these technologies? Why can't we create these technologies? हम हमेशा यही करते रहेंगे कि वहाँ से कोई चीज़ आ गई तो हमने उसको इस्तेमाल कर लिया। हाउ मेनी पीपल इस तरह का सिस्टम बना सकते हैं? आई नो अ फ्यू पीपल। सर लेकिन इसमें ये कहा जाता है कि बजट्स का भी मसला है। जो एक एक एक्सपेरिमेंट कैसे रन करने होते हैं उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, और हमारे तो गवर्नमेंट भी शायद अफोर्ड नहीं कर सकती। कोई नहीं अफोर्ड कर सकते। मतलब एक एक एक्सपेरिमेंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स। गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। दैट्स व्हाट 1 मिलियन डॉलर कितना होता है? कुछ करीब 35 करोड़, 30 करोड़, 30 करोड़ थे। 30 करोड़। हाँ, ठीक है, 10 मिलियन डॉलर कितना होगा? 3 अरब। 3 अरब रुपए आप लगाएं तो आप देखते हैं कि क्या चीज़ हो सकती है। और 3 अरब रुपया आपको दाएं बाएं हर तरफ आपको ज़ाया होता आपको नज़र आ रहा होता है। कौन सी गवर्नमेंट है जो अफोर्ड नहीं कर सकती? प्रायोरिटीज़ नहीं है। आई एम सॉरी, मैं ज़रा मेरा मतलब ये नहीं था कि गवर्नमेंट को मैं क्रिटिसाइज़ करूँ। ये हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत फ़र्क है, और प्रायोरिटीज़ फ़र्क होने में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। और उसमें इंस्टेबिलिटी जो है, वो गवर्नमेंट को ये नहीं पता होता कि 2 साल बाद वो है कि नहीं है, तो दे डोंट वांट टू स्टार्ट समथिंग जिसको 5 साल 10 साल लग जाएंगे ख़त्म होते हैं। बहरहाल इस चीज़ अच्छा को सर, छोड़े। एक एक चीज़ जो मैं हाँ, थोड़ा-सा बीच में वो पॉइंट रह गया, तो बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपने अपने आप को एक ऐसी स्वीट स्पॉट में यू यू फाउंड योरसेल्फ इन दैट टाइम जहाँ पर पीपल परसीव द टेक्नोलॉजी टू बी डिफिकल्ट, ठीक है? कि वो उनको एक चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, यार किताब खोलेंगे, कहाँ ढूँढेंगे, एंड यू वर समहाउ द पर्सन जिसको ये मसला नहीं था और वाज़ एक्चुअली एन्जॉयिंग दैट प्रोसेस। So that created an opportunity for you to sit there in the middle between the technology and those people who are lame, क्या कहना चाहिए, naive, to actually get their hands dirty, ठीक है ना, on that. तो that actually opened up so many doors for you, because फिर आपको comfort बढ़ती गई, expertise बढ़ती गई, and eventually you were the expert, right? Because आपका bread and butter kind of ही बन जाता है कि अब लोग आपके पास आ रहे हैं, तो आप अपनी वो reputation के लिए भी, अपने शौक के लिए भी डायरेक्शन मिलती जाती है। तो मैं इसको पैरेलल ड्रॉ करना चाह रहा था कि आज भी जो मैं देख रहा हूँ ऐसे हो रहा है कि बहुत से लोग एआई के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग काम नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि उसकी बहुत सी वजूहत है, एक्सपर्टीज़ भी नहीं है और शायद बजट्स भी नहीं है एंड सो ऑन। लेकिन वो ये कर सकते हैं क्या कि आज वो एआई को इसलिए यूज़ करें कि लोगों को जिनको नहीं यूज़ करनी आती, जिनको 15 काउंट नहीं करना आता फॉर एग्जांपल, वो उनके लिए वो 15 काउंटिंग वाली सर्विस जो है ना बीच में बैठ के लेयर बन जाए और start making things happen for people. Do you see the parallel here at this हाँ, point? Yeah, नहीं, is it देखें different? देखें यानी कि इट्स ट्रू, देयर इज़ अ पिरामिड। हम्म। ठीक है जी। वो हमेशा एक इस तरीके से होती है कि कुछ लोग लो लेवल का काम कर रहे होते हैं, और इस तरह जो आप जो बात कर रहे हैं, हम डेफिनेटली उसमें हर तरह के लोगों की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की भी ज़रूरत भी है जो ऑपरेट करें। ऑपरेट करें, ऐसे लोग भी है जो बीच में पिरामिड में हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों की ज़रूरत भी है जो क्रिएट करें। जो क्रिएट करें। ठीक है, और उनको यानी कि बहुत सारे किस्से हैं दुनिया के। अब मैंने कहीं पर स्टोरी सुनी थी या पढ़ी थी, अब पता नहीं इसमें
कहीं पर मैं बड़े पुराने ज़माने की बात है कि एप्पल में शायद अब अगर मैं कहीं पर यहाँ पर गलती कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे डिटेल्स उतनी याद नहीं है। एप्पल में शायद दो लोग थे जो अपने काम से जो उन्होंने कहा बोरिंग, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो एप्पल ने कहा कि नहीं, ये जो है ना, ये लोग हमें नहीं जाने नहीं देना। तो जाने नहीं देना, और उसमें ये था कि ये लोग जो ऐसा है कि ये दो काम करेंगे, ये जहाँ पर भी जाएंगे हमारे लिए कंपटीशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से शायद ये चीज़ सोचते हुए उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा खुला बजट है, जो तुम्हारा दिल करता करो, हम तुमसे नहीं पूछते। और इस तरह अमेरिका में इस तरह की बेशुमार एग्जाम्पल है। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, दे केम अप विद वो जो आईपॉड टाइप चीज़ होती है, आईपॉड से अल्टीमेटली वो करते 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 आईफोन बन गया और उसने दुनिया बदल दी है, जो है ना, जो एक स्मार्टफोन्स और सारी या और वो क्या कुछ होती है यार। यानी कि ऐसे लोग हैं जिनको आप ज़रा खुला दें और वो बड़े काम करते हैं, और हमारे पास यहाँ पर, मैं बात नहीं करना चाहता, हमारे पास यहाँ पर ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर लोगों ने इस तरह का काम किया, लेकिन आप उन्हें अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ को, यानी कि वो उसको डिफरेंट तरीके से सोचते हैं और नहीं कर रहे थे। तो मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि वाई डू वी जस्ट हैव टू, मैं मेरे पास, यानी कि मैं ज़रा और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सी बात करने लगा हूँ, लेकिन आई थिंक, आई मीन, इट इज़ इम्पोर्टेंट। और आई होप कि मेरे पास एक ज़माने में एक साहब आए कि वो कहने लगे कि ये जो है ना, मैकडोनल्ड्स का और पेप्सी का, ये पुराने ज़माने की बात है, इसका आप बाइकआउट करें। मैंने कहा क्यों बाइकआउट करूं? अच्छा, बाय द वे, मैं ना पेप्सी पीता हूँ, सही है। ठीक है, ना मैं मैकडोनल्ड्स का बहुत शौकीन हूँ। तो लेकिन मैंने कहा मैं तो नहीं करता बाइकआउट, क्यों करूँ बाइकआउट? कि जी ये जो है ना, ये हैं और वो हैं वगैरह वगैरह, ज्यूस वगैरह। मैंने कहा, वो मेरे साथ शायद बिलाल साहब बैठे थे या लियाकत साहब बैठे थे। मैंने कहा ज़रा माचिस दें, वहाँ माचिस दें। मैंने कहा यार ये माचिस पकड़ो, जाओ लाइब्रेरी को जाके आग लगाओ और लैब्स को जाके आग लगाओ, फिर मेरे से आके बात करना, हाँ, वहाँ भी सारा वही पड़े हुए हैं। ठीक है। किताब आप लिखते नहीं हो, कंप्यूटर आप बनाते नहीं हो, मैकडॉनल्ड्स के मुकाबले पे आप कोई आप कहो कि अच्छा जी ये हमारी प्रोडक्ट है, ये हमारी कंपनी है, आप आएँ और आप खुश होंगे तो इसको मैं ज़रूर जाऊँगा। लेकिन आप नेगेटिव कंपटीशन नहीं हो सकता, नेगेटिवली आप ग्रो नहीं कर सकते। आपने compete करना है, आप इसकी तरह की एक बनाएँ ऑर्गेनाइज़ेशन जो उसके मुकाबले पे खड़ी हो और हम कहें कि हाँ यार शाबाश। लेकिन आप कहें कि जी आपने कुछ नहीं करना, लेकिन हम इनका बायकॉट मतलब उनका कस्टमर भी उनको बायकॉट कर दे फॉर पुअर क्वालिटी या बेटर करते हैं, बैड आप टेस्ट। उससे बेहतर बने। या व्हाई डोंट यू? सो वो कल ही एक साहब से बात हो रही थी, तो मैं ज़िक्र किया कि जी, उन्होंने कहा कि क्या, तो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया वर्ल्ड क्लास। हाँ जी, मैंने कहा नहीं, नॉट वर्ल्ड क्लास, ग्लोबल लीडर्स, ठीक है। व्हाई कैंट वी थिंक अबाउट दैट? एंड वी वर ग्लोबल लीडर्स कुछ 100 साल पहले। अब हम, व्हाई डू वी हैव टू बी फॉलोअर्स? तो मेरा तो ये है। और बहरहाल अपनी कोशिश में मैं कामयाब तो नहीं हो पाया, इतने अरसे में कोशिश करता रहा, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन प्रीचिंग। अच्छा सर, सो थोड़ा सा सो यू वेंट, वापस आते हैं थोड़ा जल्दी से कि यू वेंट फॉर पीएचडी, ठीक है, एंड देन यू केम बैक। पीएचडी का आपने पहले भी जिक्र कर रहे थे, तो ज़्यादा आपने वहाँ के कुछ वाक़या नहीं बताया, बट लेट्स से यू केम बैक एंड देन यू जॉइन फास्ट। अब वापस आके उसका थोड़ा सा बताइए फिर क्या हुआ? अच्छा, मैं पीएचडी करने चला गया, जिस तरह मैंने कहा कि मैंने आई डिसाइडेड कि मैं कंप्यूटर साइंस करनी है, ठीक है। आई डिडंट हैव अ बैकग्राउंड इन कंप्यूटर साइंस विद, यू नो, आई थॉट कि अच्छा, यहाँ पर उससे जाने से पहले मैंने नेस्पाक में कुछ काम किया था, एटॉमिक एनर्जी, जो मुझे स्कॉलरशिप मिल गया तो आई रिज़ाइंड। तो मेरा वो प्रोबेशन पीरियड चल रहा था, तो वो उस वक्त मैंने रिज़ाइन कर दिया ताकि मैं, तो 1 साल एडमिशन का वो प्रोसेस हो गया, तो उस दौरान मैं क्रेसॉफ्ट नेस्पाक में काम किया। नेस्पाक में मैं था और एक इशफाक खोखर साहब थे, इज़ अ बिग नेम अमेरिका में इस वक्त, माशाल्लाह ही इज़ एन IEEE फेलो। तो हम दो थे, तो हमने एक प्रोग्राम लिखा नेस्पाक के लिए, जो वापडा की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मैपिंग का प्रोजेक्ट था, उसको प्लॉटिंग करनी थी, उसके जो डेटा था उसको प्रोसेस करके।
और वो बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट रहा। तो वो 50,000 लाइन्स ऑफ कोड था फोर्ट्रान का, जिसमें काफ़ी सारा काम मैंने लिखा था। 50,000 लाइन्स ऑफ कोड 6 महीने में लिखे थे। इट वर्कड, और वो इतना अच्छा उसने उसको नेस्पाक को दिया कि हम दोनों को अनप्रेसिडेंटेड 2 महीने की सैलरी एज ऑनरेरियम हमें दी गई थी, मुझे और अशफाक साहब को। कभी किसी को हिस्ट्री में उससे पहले नहीं मिली थी, बात का मुझे नहीं पता। तो मैं अमेरिका चला गया उसके बाद फ़ौरन। तो मेरा ख्याल था कि मैं बहुत बड़ा 30 मार खान हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि आपको, तो आपकी तो बैकग्राउंड नहीं है कंप्यूटर साइंस की, तो आपको ये अंडरग्रेड के 6 कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे। अच्छा, तो मैंने ये कहा किस यूनिवर्सिटी में आप गए थे? जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन डीसी। सही। तो वो उन्होंने ये कहा कि ये 6 कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे। मैंने कहा मुझे तो प्रोग्रामिंग आती है, मैं ये क्या किया वो किया अपनी तरफ से। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये पहला सवाल उन्होंने पूछा कि जी बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। पूछा, मैंने बाइनरी सर्च तो सुना हुआ था, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री इस तरह एक दो से होने का, नहीं दौड़ जाओ। वो प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें नहीं आता। तो ये डेटा स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, असेंबली और ये वो सारे 6 कोर्सेज। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड था कि यार मास्टर्स में गया था, पीएचडी में गया था, तो ये इन्होंने अंडरग्रेड के दे दिया। तो मेरे साथ के जितने थे वो भाग गए। अच्छा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं करना, टाइम ज़ाया होगा। टाइम से होगा। तो वो दे वेंट बैक टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओह, ठीक है। तो आई सेड कि नहीं मैं करना, और मुझे आई हैड टफ टाइम फ्रॉम जो स्कॉलरशिप जो थे वो कह रहे थे कि ये तुमने क्या कर दिया, और उसकी अप्रूवल ये वो वगैरह वगैरह सारा, कि यू कैन नॉट डू दैट। तो बड़ी मुश्किल से आई हैड टू टेक सम क्रेडिट कोर्सेज आल्सो साइमल्टेनियसली, जिसमें नॉन कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज थे, बट वो कुछ इस तरह की ऑप्शंस होती हैं हमेशा। तो मैं वो 7 कोर्सेज लेता रहा। आई मीन इट वाज टफ। पहला सेमेस्टर जो था वो मेरा बहुत बुरा गया, एंड आई वाज ऑन अ वार्निंग। अच्छा, और उसमें ये था कि अगर मेरा सी ग्रेड दोबारा आ गया तो मेरा एडमिशन विल बी क्लोज्ड। तो अगला 1.5 पौने 2 साल वो ये था। तो मुझे सारों ने कहा कि यार छोड़ के ना चेंज कर लो। मैंने कहा नहीं, मैंने यही करना है। एंड फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके तो सर टफ की वजह क्या थी सब, मतलब? टफ की वजह ये थी कि यहाँ पर हमारा, वहाँ पर पहले सेमेस्टर सिस्टम था। तो यहाँ से हम एनुअल सिस्टम में गए थे, तो हमें यही था कि आखिर में इम्तिहान होते हैं, पता लगे। अच्छा, फिर जब मैं गया था तो ऑलरेडी 2 हफ्ते हो चुके थे। यहाँ से मुझे वो कैचअप करना मुश्किल कैचअप होगा। करना है। पहले दिन मैं गया तो वहाँ पर एक वो जो सब्जेक्ट्स थे वो सारे बंद हो चुके थे, कोई ढंग का सब्जेक्ट नहीं मिला, बर्फ़ पड़ी हुई थी। मेरे लिए वो मौसम बड़ा शदीद था। पहले दिन मैं गया, क्लास में गया तो क्विज़ हो रहा था, तो मुझे ये नहीं पता था क्विज़ नहीं है। आई मीन बाद में मुझे पता लगा कि मैं टीचर को कहता कि भाई मैं तो आज ही आया हूँ, मुझे नहीं पता, तो मैं वो मुझे कुछ कर देता, तो मैंने क्विज़ खाली छोड़ दिया। मुझे इस तरह की चीज़ें, मुझे सो सिस्टम में एडजस्ट होना, ये होना वो होना, इट वाज लाइक अ नाइटमेयर फॉर मी। बट एनीवे उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड स्ट्रेट एज, एंड फिर वो माई जर्नी वाज स्मूथ उसके बाद। लेकिन वो 1.5 साल वो तलवार लटकी रही है, कहीं पर मेरा एक ग्रेड ख़राब हो गया तो मेरा एडमिशन विल बी क्लोज्ड। एंड वो हमारे डॉक्टर हुमायूं साहब, हुमायूं मियाँ साहब एक थे, बहुत लेजेंड हैं इस इंडस्ट्री के, पाकिस्तान के सिस्टम्स लिमिटेड के बहुत। तो अपना एक किस्सा सुनाते होते थे। तो कहने लगे कि मैं वहाँ पर पढ़ाता था इंग्लैंड में, शायद स्कॉटलैंड में। तो मैंने एग्ज़ाम दिया तो एक सिख था, तो उसने एग्ज़ाम देखा, धड़स करके नीचे गिर पड़ा। उसके बाद फिर थोड़ी देर को उठा, उसने एग्ज़ाम किया तो ही गॉट द टॉप स्कोर। तो मैंने उसको बुलाया, मैं क्या सरदार की होया तेन, होया किसी? कहने लगा डॉक्टर साहब और मैं पर्चा देखिया ना, फिर आंदा सी। नहीं आंदा नहीं सी। और मैनू लगा कि भाई तेन तो कोई नहीं आंदा। अच्छा, ठीक है। तो मैं बेहोश हो गया। मैं क्या, मैं इतों जब वापस गया तो बापू छित्र लैके रेलवे स्टेशन ते खलोता होना है, तो मेरा जो कम होना है। तो एक्चुअली यानी कि खैर ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि यार वापस गए बगैर उसको किए तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आई थिंक हसनैनी साहब ने भी ऐसा वाक़या सुनाया था। स्पेंसर ने सुनाया का वो
उन्होंने तो बताया था मुझे, उन्होंने कहा था कि वो उनकी जब ये मसला मसाइल आए तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, तो उन्होंने घर खत लिखा कि जी मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं नहीं कर सकता पीएचडी। तो घर वालों ने कहा उधर ही कहीं मर जाओ या उधर ही रहो, जो भी घर आना आना भाई नाक रगड़ा हो। इस तरह का खैर मेरे साथ तो नहीं हुआ। तो मैंने कहा फिर मैंने बाल कटा लिए, हाँ, टिन करारे धोती पहन के तो कमरे में 2 महीने बंद हो गए थे। तो फिर पढ़ाई करके निकले थे बाहर। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है, अल्लाह ताला का बहुत करम है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कोई भी चीज़ मेरे लिए मुझे मुश्किल नहीं लगती थी। मैं कभी मौका मिला तो एक हमारे प्रोफेसर एक पुराने की कुछ 2-3 साल पहले मुझे एक मैसेज आया था, और मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा तमगा है। तो वो भी किसी वक्त मैं शेयर आपके साथ कर सकता हूँ, ये क्या है, मेरा लिंक्डइन पे वो पड़ा है। तो एनीवे वो अल्लाह ताला का करम रहा, मैं और कुछ नहीं मैं कहूँगा। आपकी पीएचडी किस एरिया में थी एग्जैक्ट? कंप्यूटर साइंस में थी, लेकिन मेरा जो रिसर्च थी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो थी, रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंकरेंट सिस्टम्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनकी सही स्पेसिफिकेशंस पे। सही। तो और एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में कि एडा का टास्किंग मॉडल और उसकी जो स्पेसिफिकेशंस एंड कंकरेंसी से रिलेटेड काम था, तो ये मेरा था। फिर मैं करके वापस आ गया वहाँ पर कुछ अर्सा, आखिर 2 साल वहाँ पर एक बड़ा किस्सा हुआ। तो मुझे जॉब मिल गई वहाँ पर पढ़ाने की, टीचिंग की, एज ए सीनियर टीए। तो पहला मैंने कोर्स पढ़ाया फोर्ट्रान का, वो भी एक लंबी चौड़ी दास्तान है, लेकिन बहरहाल तो उसके बाद एक वर्ल्ड बैंक से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई काम करने की। तो मुझे वो साहब जिन्होंने इंटरव्यू किया, मेरे बॉस जो थे, तो फोर्ट्रान में काम था। कहने लगे फोर्ट्रान आती है? मैंने कहा मैंने अभी पढ़ाई है। कहने लगा ये नहीं है कि पढ़ाई है, आती है। सो ये एक रियलाइजेशन थी कि क्या फ़र्क है आपको किसी चीज़ को आना और किसी चीज़ को आप जस्ट चाहे कि आप पढ़ा देने में। तो देन आई टोल्ड हिम कि मैंने वो पाकिस्तान में इतना बड़ा प्रोग्राम लिखा था, ये था वो था। देन उसने कहा अच्छा ये प्रॉब्लम है, करके दिखाओ। तो इस तरह की चीज़ें कुछ हुई बहरहाल। तो आई केम बैक, जो आपका जो सवाल था आई मीन बीच में मेरा ख्याल से वो जो पहलू बूढ़ा जो आदमी होता है ना, उसको बस अपने किस्से सुनाने का शौक होता है, तो वो भी मैं आई भी कैन फील के लाइफ को आप कितना ही एक्सप्लोर कर सकते हैं माशाल्लाह, इतना रिच जिन्हें एक्सपीरियंस। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया बात। तो यहाँ शाबाश मिली फिर आपको, आप बता रहे थे। तो हाँ, यहाँ पर मैं आया तो पहला जो था मैंने वहाँ से अप्लाई किया GIK वाले अपना। अब ये अच्छा सर, एक थोड़ा सा बात ये कि पाकिस्तान वापस आप आ गए, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, डिसीजन, हाउ डिड यू डिसाइड? बिकॉज बहुत से लोग जाते हैं पीएचडी करते हैं, वो वहाँ पे सेटल होते हैं, जॉब करते हैं, तो आप वापस आ गए, कोई वजह थी, फैमिली या कोई और वजह थी? यानी कि मैं वो तो टाइम बड़ा अच्छा था मतलब। टाइम बड़ा अच्छा था, देखें, यानी कि मैं ये सोच के गया था कि मैंने आना है, ठीक है। एंड मेरे लिए जो एक आइडियल शख्सियत जो मेरे लिए, वो मेरे वाले साहब थे, ठीक है। आई वॉन्टेड टू फॉलो हिज फुट स्टेप्स। ही वॉज अ टीचर, अच्छा। ठीक है। आई वॉन्टेड टू टीच एंड आई वॉन्टेड टू कंट्रीब्यूट, ठीक है। और उन्होंने, आप कभी उनके पुराने स्टूडेंट्स के से मिलें तो वो बताएंगे कि वो कैसे थे, ठीक है। बहरहाल एक बहुत बड़ी एक ये थी, और ये था कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई फेल्ट कि हाँ ये एक एक मॉरल ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है। यानी कि अदरवाइज़ तो मैं सोच भी नहीं सकता था अमेरिका जाने का, पढ़ने का, अगर पाकिस्तान से मुझे स्कॉलरशिप ना मिलता। तो कभी सोचा था भी नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट एनीवे, तो वो करके वापस आ गया। कभी रिग्रेट हुआ सर, कोई क्वेश्चन? कभी नहीं? मैं यानी कि मेरी यानी कि आई वाज मैरिड व्हेन आई वेंट देयर। तो माय वाइफ एंड माय सन, वो उन्होंने मुझे ज्वाइन किया था लेटर, कामरान माय सन, शायद आप जानते हैं। जी। उसके बाद तो मैं उन्हें मुसलसल रिमाइंड करवाता था कि हमने वापस जाना है, तो यहाँ पर नहीं रहना, हमने वापस जाना है हर, यानी कि इट वाज सो दैट वो भी ज़हनी तौर पे सिल के तैयार हों। तो ये सबसे बड़ी मेरा ख्याल है कि जो लोगों में जो प्रॉब्लम कह लें या चैलेंज आता है वापस आने में,
वो ये होता है कि उनके बीवी बच्चे तैयार नहीं होते। ठीक है। सो मैं कभी भी इस चीज़ को, वो हमेशा उन्हें ये बताता रहा हूँ कि मैं जॉब करने के लिए भी क्या था, उस वक्त भी मैं उन्हें यही कहता कि हम आए हैं यहाँ पर, थोड़े अरसे के लिए आए हैं, ये सन 99 2000 की बात है। ये काम पूरा हो जाएगा तो हमने वापस जाना है। तो खैर जो भी उसकी आप कह लें, मुझे बीच में कुछ इस तरह की बातें याद आ जाती हैं। तो यहाँ पर एक सरकारी अफसर थे बहुत बड़े। तो वो कोई एक प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने कहा कि ये करना है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने अपना बताया कि मैं इस तरीके से चार्ज करूँगा। तो वो कहने लगे कि आप पाकिस्तान की खिदमत करें। मैंने कहा जी मैं वापस आया ना, मैं पाकिस्तान की खिदमत कर रहा हूँ, आप भी कुछ खिदमत कर लें पाकिस्तान की। आप छोड़ें अपने पर्क्स, अपने आप क्यों नहीं कर छोड़ते, मुझे क्यों कहते हैं। तो वो फिर मुझसे कुछ ज़्यादा खुश नहीं हुए। बट दैट इज़, आप दूसरों को तो तलकीन करते हैं कि आप पाकिस्तान की खिदमत करें, बट खुद उस पे किस हद तक वो पूरे उतरते हैं। बट एनीवे, आई एम सॉरी, मैं कहीं निकल गया। तो पाकिस्तान में वापस आया। पाकिस्तान आने से पहले आए, यहाँ पर GI के बन रहा था, तो मैंने वहाँ पर अप्लाई किया, फास्ट में अप्लाई किया। ये 2 जगह थी। तो GI के वालों ने कहा कि ठीक है, हम आपको रिसर्च एसोसिएट या इस तरह का कोई टाइटल था, उसको हम करेंगे। तो मैंने कहा जी मैं डॉक्टरेट ख़त्म करके आ रहा हूँ, तो असिस्टेंट प्रोफेसर आमतौर पे क्या लगे, नहीं MIT में फ्रेश PhD को यही मिलता है। अच्छा अच्छा, मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है। तो आप मुझे ये बताएं कि मैं रिसर्च फेलो तो हूँगा, तो आई मीन मुझे सही टाइटल नहीं याद, रिसर्च एसोसिएट जैसे फेलो समथिंग लाइक दैट। प्रोफेसर कौन है? कहने लगे वो तो है नहीं। तो मैंने कहा मैंने फिर किसके साथ रिसर्च करनी है, किसका मैं एसोसिएट या उनका असिस्टेंट होऊंगा। कि नहीं वो तो है नहीं, वो तो है। मैं क्या, अच्छा यानी कि हम कदम खड़ा होना शुरू नहीं करते, हम बातें करते हैं MIT की और ये वो उस तरह की। एंड दिस इज एक्चुअली, ये दिस इज द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। हम खड़ा, किसी चीज़ को देख लें, हम बड़े बड़े नारे लगाते हैं और ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। हम इससे पहले कि हम साइकिल बना सकें, हम कहते हैं हमने जो है ना चांद पे जाने के लिए हमने वो बना लिया और रॉकेट बनाना है। ठीक है। तो ये हमने करना है, और ठीक है, आई मीन दैट शुड बी योर विजन। लेकिन स्टार्ट आप वहाँ से नहीं कर सकते। बहरहाल एनीवे, तो फास्ट मैंने ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर डॉक्टर सुहेल असलम साहब थे, बहुत उनकी कंट्रीब्यूशन थी। डॉक्टर अलवी साहब, डॉक्टर खबरदिया साहब, ये 3 लोग थे। तो उसी दौरान मैं, जब ये जनवरी 93 में मैं ज्वाइन किया था, तो मेरा ख्याल है 7-8 तारीख को मेरी पहली मैंने क्लास पढ़ाई थी। एंड आई डिड नॉट अटेंड माई कॉन्वोकेशन इन द US। मेरी 21 तारीख को मेरा डॉक्टरेट ख़त्म हुआ, सारा साइन शाइन हुए। 31 तारीख को मैं जहाज़ पे बैठ के मैं पाकिस्तान आ गया था। सो मैंने कहा कि बस अब, और वो फिर फास्ट में एनीवे। तो UET में अपने पुराने साथी को, कुछ दोस्तों को जो ऑलरेडी UET ज्वाइन कर चुके थे, उन्हें मिलने गया। तो वहाँ पर हमारे एक बहुत सीनियर, बहुत मशहूर, बहुत बड़े, बहुत बड़ा नाम प्रोफेसर साहब थे। तो वो मुझे कहने लगे कि तुम अच्छे भले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, अच्छे भले, अपना बेड़ा गर्क करके तुम आ गए हो वापस, अब हम तुम्हारा क्या करें। उस वक्त पाकिस्तान में देर वॉज नो रिकग्नाइज्ड अंडर ग्रेड कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम। फास्ट का 3 साल का डिग्री प्रोग्राम था। दे वर नॉट एफिलिएटेड विद एनी यूनिवर्सिटी। कराची का जो फास्ट था वो कराची यूनिवर्सिटी के साथ था, लेकिन लाहौर वाले, इनका कोई डिग्री का स्टेटस नहीं था। इनके, ये जब मैं ज्वाइन किया तो तीसरा बैच दाखिल हो रहा था। एंड दे, तीसरा चौथा बैच आई थिंक 1991 99 या 93 का बैच। उस वक्त तक कोई स्टेटस नहीं था, इनकी डिग्री की कोई ऑफिशियल वैल्यू नहीं थी। इट वाज जस्ट समथिंग कि जी एक अदारा है, सिखा दिया। ठीक है। तो ये उस वक्त सिचुएशन थी। कोई ख़ास ग्रेजुएट्स भी प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे। UET और पंजाब यूनिवर्सिटी हर साल 15 के करीब स्टूडेंट्स लेते थे, उसमें से 8-10 ड्रॉप हो जाते, 7-8 ग्रेजुएट कर लेते। तो ये थी, कोई इंडस्ट्री नहीं थी। सिस्टम लिमिटेड एक था, एक आध कोई और छोटा मोटा कोई इस तरह था।
टेक्नोलॉजिक्स एंड क्राइसॉफ्ट वगैरह ये बाद में बने, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डिडंट एग्जिस्ट। सॉफ्टवेयर की एकेडमिक वो कुछ नहीं थी, कहीं पर नहीं था। तो बस मैं अपने शौक़ में करके वापस आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने। अच्छा सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन में ज़रा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सवाल है मेरा कि हमारे साथ ये होता है कि बहुत दफ़ा ना आपने जैसे अपने शौक़ की सुनी, तो यू आर बेटर ऑफ विद वट एवर यू डिड। लेकिन ये जो बड़े बड़े नाम होते हैं, ये हर फील्ड में होते हैं, ये हर जगह पे होते हैं और उनकी इज्जत भी होती है और करनी भी होती है। लेकिन समटाइम्स यू रियलाइज के टाइम प्रूव्स देम सो रॉन्ग, ठीक है ना, कि अगर आप उनकी बात मान लेते और उस वक़्त उनकी बात सुन के चल पड़ते, तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी कि मैंने तुम्हें कहा था यार वेरी सॉरी, ठीक है ना? तो इस तरह की सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए? अच्छा, मैं एक और आपको एग्जांपल, यानी कि अब वो कुछ अजीबोगरीब किस्म की किस्से हैं जो अ, हमारा, जब हम अमेरिका में पढ़ रहे थे तो यहाँ पर सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो थे, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो सब अमेरिका गए और वो सारी यूनिवर्सिटियों में के लिए हमने सब लोगों से मिलना है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी आए, हम 10 12 15 जितने लोग थे उनको सबको कॉल किया गया, वो आए और कहने लगे, ये उनके अल्फाज थे, ठीक है, कि मुझे तो समझ नहीं आती कि किसका ये आइडिया था कि इतने लोगों को पीएचडी के लिए अमेरिका भेज दिया जाए, और हमारे पास तो कोई जॉब्स नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है, हमने इतने लोगों का करना क्या है। दैट वाज अ क्लियर मैसेज कि पाकिस्तान वापस ना आना। ऑन दी अदर हैंड, मैं आपको दूसरी साइड आपको बताता हूँ। मेरा एडवाइज़र जो थे पीएचडी में, डॉक्टरेट में, वो एक यहूदी थे, तेल अवीव के रहने वाले, ठीक है। तो जब ये यूएसएसआर, जब वो उनका वो ख़त्म हुआ, वो ब्रेक हुआ, सारा इसमें जो, तो बेशुमार जो ज्यूस थे उसमें, पोलैंड के और ये वो रूस के, वो सारे पहुंच गए इसराइल। हुँ। अब मैं आपको माइंडसेट बता रहा हूँ, यानी कि एंड ये इसमें बहुत बड़ा एक, अगर कोई समझे तो उसके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो कहने लगे कि इस वक्त तेल अवीव की सड़कों पे झाड़ू देने वालों में भी आपको पीएचडी मिल जाएगा। हुँ। इतने पीएचडी वहाँ पर पहुँच गए। मैंने कहा तो फिर क्या करेंगे आप? कहने लगा कुछ नहीं, अभी ये इतना ज़्यादा इन्फ्लो था, वी वर नॉट रेडी फॉर दैट। कुछ अरसे में हम एक सिस्टम बना लेंगे और ये सब लोग वहाँ पर एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर देंगे और इससे इसराइल को फ़ायदा होगा। और दूसरी तरफ हमारे सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं, यानी कि किसने इतने स्कॉलरशिप दे दी है और क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि डोंट कम बैक टू पाकिस्तान। और एक तरफ वो है कि यार इस वक्त हमारी सिचुएशन बुरी है क्योंकि वी वर नॉट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ इनफ्लो, लेकिन ये पॉजिटिव है। नहीं, वो ये तो एक हम आई अंडरस्टैंड के हमारे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर इसराइल इसराइल क्यों है, या पाकिस्तान की। ठीक है, और यानी कि बाकी हम मुस्लिम वर्ल्ड क्यों है। या ये मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस पोजीशन में एक यंगस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ कि एक तरफ आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती है, हमारी यंग जनरेशन बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लेती है, उन्हें बहुत सी रियलिटीज़ का पता होता है ऑनलाइन सोशल मीडिया एक्सपोजर की वजह से, और वो अपने बड़ों से बात करते हैं तो बड़ों का वो एक्सपोजर नहीं होता, लेकिन उनकी जो जो क्या कहना चाहिए, असर्शन होती है और जो उनकी जो एग्रेशन होती है, वो उनको एक ऐसी जगह पे खड़ा कर देती है कि या तो बेअदब साबित हो जाए या फिर वो जो है ना अपना पैशन परस्यू कर रहे हैं, यानी बेअदब होके पैशन परस्यू कर लें या बाअदब होके वो अपना फ्यूचर तबाह कर लें। ये एक क्रॉस रोड्स पे तकरीबन सब लोग ही पहुंचते हैं अपने बड़ों के साथ। तो अब ऐसे मौके पे आप क्या एडवाइस देंगे कि उनको किस तरह अदब के साथ उनसे डिसएग्री कैसे किया जा सकता है या नहीं करना चाहिए? देखें, यानी कि एक बहुत पुराना एक वो मिसरा है, कस्बे कमाल कुन के अजीज़ जहाँ शवी, ठीक है जी। तो वो वहाँ पर अमेरिका में एक बहुत कॉमन ये बात की जाती है कि मैं अपने बेटे को कहता हूँ कि तुमने मोची बनना है ना, मोची बन लो, लेकिन बी द बेस्ट मोची। हुँ। बहरहाल, ये
यानी कि जो आप जो बात कह रहे हैं, मुझे इस तरह का चैलेंज नहीं था। ठीक है जी। मैंने कौन सा फ़ील्ड चूज़ करना है, यू नो वो मुझे कभी, यानी कि मेरे वालिद साहब ने एक डिसीजन मेरे लिए ज़रूर किया था। वो ये था कि मुझे मेडिकल फ़ील्ड में जाना है या मुझे इंजीनियरिंग फ़ील्ड में जाना है। मेरी वालदा मेडिकल फ़ील्ड की तरफ वो उनकी ज़्यादा वो चाहती थी, और वालिद साहब कहते हैं कि ये मैथमेटिक्स में अच्छा है तो इसको इंजीनियरिंग करनी चाहिए। ठीक है। एंड आई थिंक ही वाज़ राइट। मैं समझता हूँ कि मैं मैथमेटिक्स एंड एनालिटिकल स्किल्स मेरी स्ट्रेंथ है। तो मैं इसमें एक अच्छा वो बेहतर मुझे वो अपना कर सका। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जो भी आप काम करते हैं, फिर आप पैशन से करें। जिस तरह que मैंने कहा कि जब मैंने आगे पढ़ना नहीं था, मेरे ज़हन में बिल्कुल कुछ नहीं था कि मैंने पढ़ना है। जब मैंने यहाँ पर काम किया तो मैंने कहा यार ये मुझे ये चीज़ नहीं आती, मुझे सीखनी चाहिए। वहाँ पर गया एटॉमिक एनर्जी में, यार मुझे ये नहीं आता, तो आई नीड टू स्पेंड टाइम। मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, मैं टेबल टेनिस बहुत खेलता था, और मैं अच्छे प्लेयरों में, अगर मैं बहुत टॉप के प्लेयरों में नहीं, मैं डिसेंट प्लेयरों में शुमार होता था। मैं ताश और चेस वगैरह ये चीज़ें बहुत खेलता था। तो ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही, यानी कि, और मैं, शायद आपको अंदाज़ा हो कि मैं इधर-उधर की चीज़ें मैं बहुत पढ़ता हूँ। मैं, यानी कि पुराना लिटरेचर, शायरी, तारीख़, और जो चीज़ मुझे मिल जाए तो मैं उसको पढ़ता हूँ। लेकिन जिस मैं फ़ील्ड में हूँ, अब मैं क्लास में जाता हूँ। मैं आपको एक छोटा-सा एक किस्सा बताता हूँ। क्लास में मैं गया, मैं एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास पढ़ा रहा था। वो किताब में एक जुमला लिखा हुआ था, तो उस जुमले की मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार ये जो कह रहा है, ये चीज़ तो ये है, लेकिन ये किस तरह रिलेट कर रहा है कि इससे ये होता है। तो आई स्पेंट पूरा दिन में उसको इधर से देखा था, मैं कुछ समझ नहीं आई। फिर मैं शफ़ीक साहब का मैंने सर खाया, बिलाल साहब का सर खाया, यार ये मुझे ये जुमला नहीं समझ आ रहा। बिलाल साहब का सर खाया, ये समझ में आया। डॉक्टर मंसूर सटवर साहब को मैंने कॉल किया, मैंने कहा ये जुमला मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के आप एक्सपर्ट हैं, तो मुझे ये समझाएँ ये जुमला। बहरहाल, को 3-4 दिन की कोशिश से मैं वो एक जुमला मैंने समझने की कोशिश किया, कि मुझे ये है कि क्लास में खड़े हो के मुझे स्टूडेंट ने सवाल किया कि इसका क्या मतलब है, अगर आमतौर पे करते कोई नहीं है, पढ़ते नहीं है किताब, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है। मेरे पास बहुत सारी चीज़ों का जवाब नहीं होता, लेकिन एक चीज़ जो मुझे नज़र आ गई, तो उसका तो मुझे जवाब फिर ढूँढने की कोशिश करनी चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल मैं और आपको देता हूँ। एक ज़माने में मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सिर्फ़ एक बार पढ़ाई है कोर्स। तो उसमें जब मॉड्यूलर अरिथमेटिक पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा इंटरेस्ट करने के लिए ना इनको एन्क्रिप्शन का ज़रा थोड़ा-सा साथ पढ़ाते हैं। तो उसमें आरएसए एल्गोरिथम का मैं करना शुरू हुआ। तो आरएसए एल्गोरिथम को करते-करते जब मैं उसकी जो एग्ज़ाम्पल बनाना शुरू किया, जो कि क्लासरूम में जो मैंने बतानी है, अब वो या तो इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स थी जो मैं बाय हैंड क्लासरूम में सॉल्व करना बड़ा मुश्किल था, बड़े लंबे-लंबे नंबर थे और उसमें टाइम लगता था। जो मैं छोटी एग्ज़ाम्पल बनाता था, नंबर ऐसे जो ट्रिवियल जो होते थे, उसको जब मैं सॉल्व करता था, वो ट्रिवियल हो जाता था। हुँ। इट टुक मी 3 डेज़ टू कम अप विद एन एग्ज़ाम्पल दैट आई कुड, यू नो सॉल्व ऑन द बोर्ड एंड टेल स्टूडेंट्स कि ये कैसे ये एल्गोरिथम काम करता है। वो शायद 15 मिनट मुझे लगे होंगे, लेकिन उस एग्ज़ाम्पल को बनाने में मुझे 3 दिन लगे हैं। वो मैं कागज़ पे लिखता था, फाड़ के फेंक देता, कागज़ पे लिखता था। माय वाइफ लुक्ड एट मी, ये क्या आप ये कर रहे हो? लेकिन फिर ऐसा करना पड़ता है। अगर मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैंने अपनी कोशिश की है। ठीक है? तो आपको पैशन के साथ कोशिश करनी पड़ती है, जिस फ़ील्ड में भी आप जाएँ। बाकी जो आप जो कह रहे हैं कि बड़े कहते हैं, वो बाज़ का बेअदबी हो जाती है, कुछ हो मतलब गया वो तो यानी कि वो अपनी लिमिट नहीं जानते। हमें साफ नज़र आ रहा होता है कि वो अपनी लिमिटेशन नहीं जान रहे, वो ईगो का मसला बना रहे हैं। नहीं, मैं अपने एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। 93 में वापस आया, मेरा भांजा था, उसका फ़ास्ट में एडमिशन हो गया था। आई कुड नॉट कन्विंस माय ब्रदर इन लॉ टू सेंड हिम टू फ़ास्ट। तो के उन्होंने कहा ये कंप्यूटर साइंस क्या चीज़ है। इसी तरह खैर और क्या चीज़ें हैं।
तो वो ईगो का मसला बना लेते हैं और कुछ होता है तो या इसका मतलब तो गलत होते हैं, उनको गलत ही कहेंगे कि वो नहीं गलत होते हैं। थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं किसी के लिए भी, शायद कॉमेडी हो सकता हाँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में जब मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ दो ही फील्ड्स थे, इंजीनियरिंग या मेडिकल, या फिर आप को बीकॉम वगैरह कर लें, ये कर लें तो। लेकिन अगर प्रोफेशनली आपने करना है तो ये दो चीज़ें हैं। तो इसी के लिए तैयारी करना है, मेहनत करना है, नहीं आपका दाखिला होता तो फिर आप फिर समझ इधर गया। उधर जो मर्जी कर लें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर अब आपसे वो एक कोई क्वेश्चन जो मैं करना चाहता हूँ कि आपने 93 बैच भी पढ़ाया, 4 5 6 पढ़ाते आज तक पढ़ा रहे, ठीक है ना? आपने क्या चेंज फील की है क्लासरूम के अंदर, या अपनी क्लासरूम्स के बारे में भी बताइए, और इन जनरल द लैंडस्केप ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड एकेडमिया। देखें, मैं एज अ स्टूडेंट का बिहेवियर अपने साथ, मैंने हमेशा हर जगह पे स्टूडेंट को अपने साथ बहुत मुअद्दब पाया है। ठीक है। स्टूडेंट रिस्पेक्ट दोज टीचर्स जो जिन्हें जो जिससे उन्हें कुछ उन्हें समझ आ रहा दैट्स अ है। यूनिवर्सल रूल। That's a universal truth. बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट मुअद्दब है, लेकिन अगर टीचर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, फिर स्टूडेंट को हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है वो है हमारी टीचिंग फैकल्टी। हम्म। ठीक है। टू मी टीचिंग इज़ अ पैशन, नॉट अ प्रोफेशन। ऑल्दो रिस्क मिलता है इधर से और अच्छा मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बगैर पैशन के आप टीचर अच्छे नहीं बन सकते। और मैं एक और बात आपको कहता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो जब मैं शुरू किया तो एक साहब ने मुझसे पूछा है कि क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा आई एम टीचिंग एट फास्ट। तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि दोज हु कैन दे डू एंड दोज हु कैंट दे टीच। कि यार तुम टीचर लग गए हो तो इसका मतलब है तुम्हें आता जाता कुछ नहीं है, बस आप ये नहीं। एंड दिस इज़ द जनरल परसेप्शन। ये हमारी परसेप्शन पब्लिकली भी यही है, और हमारा जो बंदा कुछ नहीं कर पाता ज़िंदगी में, वो स्कूल टीचर लग जाता है जनरली स्पीकिंग, ऐसे ही है। और वो कॉलेज टीचर लग जाता है। तो वहाँ से काम होता है। हमने माशरे ने में भी उन्हें इज़्ज़त नहीं दी। ठीक है। कि माशरा एज ए टीचर, जब मैंने कहा कि मैं टीचर हूँ तो मुझे उन्होंने कहा कि अच्छा यार, तो प्राइवेट इदारे जो हैं उनका बहुत रोल है ना इसमें, नहीं नॉट नॉट जस्ट प्राइवेट दारे। क्योंकि उसमें ये है ना कि वही देखिए वही वैकेंसीज निकल यार, नहीं ओके सॉरी, एक यूईटी का प्रोफेसर है, 21वें ग्रेड का बंदा है। ठीक है। बाज़ का तो उससे ऊपर भी निकल जाते हैं। उसके मुकाबले में एक असिस्टेंट कमिश्नर है, किसकी इज्जत ज़्यादा है? की क्यों है? पावर उसके पास। ठीक है? तो हम प्राइवेट इदारों को क्यों हम ब्लेम करते हैं? नहीं देखिए, देखिए, हम जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया, अब वो हम आप आइलैंड्स क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है, आइलैंड्स बनती हैं, लेकिन माशरा जैसा है वैसे ही है। आप जहाँ पर आपके पास पावर है, वो उसको आप जितना मर्जी अब्यूज़ कर लें, कोई आपको पूछने वाला नहीं। सड़क पे मैं इस उम्र में सड़क पे मुझे कोई सिपाही खड़ा करके मुझे थप्पड़ मार दे, मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड आज से कुछ अर्सा पहले इस तरह का किस्सा हुआ है। मैं उस वाक़ये की डिटेल में नहीं जानता था, आप भी जानते हैं इस चीज़ का। मैं उन लोगों के खिलाफ ना मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, और जब मैंने आवाज़ उठानी है तो मुझे कहा गया कि बस चुप कर जाओ। जिस तरह की थ्रेट्स आने शुरू हो जाते हैं, जो कुछ हो जाता है। तो आप यानी कि जब तक हम ये इस माशरे को नहीं बदलते, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप जो देखते हैं इर्द गिर्द, जो आपका माशरा जो आपके बच्चों की तरबियत कर रहा है, कि तरबियत कर रहा है कि उस्ताद की इज़्ज़त है, ये इस बंदे की ये इज़्ज़त है, और इसकी इज़्ज़त इसलिए है क्योंकि ये अपनी पावर को अब्यूज़ कर सकता है, और उसको अब्यूज़ करने का कोई किसी को हाथ नहीं डालना कि कोई जिस भी उसमें से है। तो मैं क्या, आई डोंट नो, हमें यानी कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने एक टीचर को थप्पड़ मार दिया। स्टूडेंट की वो सारी वो फैकल्टी ने जो प्रोटेस्ट की, बाइकआउट किया, स्टूडेंट को निकाल दिया गया। उसके बाद धमकियाँ आनी शुरू हो गई कि जी वाइस चांसलर साहब को, कि जी आपके बच्चे इधर पढ़ते हैं और ये करते हैं, आपको ये कर देंगे वो कर देंगे।
जो वाइस चांसलर साहब टीचर्स का वफद लेके गवर्नर हाउस गए मिलने के लिए, और मैं सबको पता है इस किस्से का, तो मैं कोई नहीं कहता कौन गवर्नर था और क्या था। तो जब वो उसको वफद को इंतज़ार करवाया गया घंटा, उस घंटे के बाद वो गवर्नर साहब के साथ वही शख्स जिसने मारा था वो गवर्नर साहब के साथ अंदर से निकल रहा था। ओह! ठीक है, जो आपकी जो इस तरह की अथॉरिटीज़ है ये इस तरीके से आपको ट्रीट करेंगे तो आप क्या करेंगे? मुझे अगर कोई ये धमकी दे कि मैं आपकी बेटी को उठा के ले जाऊंगा, तो मैं तो कहूँगा यार मैं नहीं, बस ठीक है, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि मैं इस तरह की थ्रेट को मैं बर्दाश्त कर सकूं, क्योंकि स्टेट इज़ नॉट प्रोटेक्टिंग मी, अनफॉर्चुनेटली। और ये को आज की बात नहीं है, ये हमेशा से ऐसे ही है। नहीं, ये तो नो डाउट कि द जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बुरा है। लेकिन लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि जो टीचर्स, हम ये कह रहे थे ना कि प्राइवेट टीचर्स, सॉरी, टीचर्स ने, फैकल्टी ने इफ़ेक्ट मतलब डाला है ज़्यादा। तो मैं उसको उसका कॉज़ समझना चाह रहा था कि जैसे जो प्रोफ़ेशनल्स हैं वो तो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स और ये बनते गए। जो बाकी बच गए वो मार्केट में आएँगे, क्या करेंगे? तो एक एक बाय डिफ़ॉल्ट डिमांड है एजुकेशन की कि लोगों ने, बच्चे इतने, आबादी इतनी है, तो प्राइवेट इदारे बने, यार उनको ले लिया गया बतौर टीचर। अनफॉर्चुनेटली बात सिर्फ इतनी सादा नहीं है। हुँ, ठीक हुँ। है जी। जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, अ, हमारी क्लासेस 79 में शुरू हुई थी, 83 तक चलती रही थी, एक साल दाखिले नहीं हुए थे, 78 में आई वाज सपोज्ड टू एंटर। बहरहाल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी टॉप स्टूडेंट वहाँ पर जाता था। वहाँ पर टीचर जो हायर किए जाते थे वो आमतौर पे वो लोग होते थे जिन्होंने अपनी एजुकेशन में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया होता था, लेकिन पढ़ाई का बुरा हाल था। टीचर्स वुड नॉट कम टू द क्लासेस। पहला सेमेस्टर था जो साहब हमें पढ़ाना शुरू किया, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स, वो पहले दिन आ के उन्हें ये किया, वो करें, वो करें, उसके बाद पूरे सेमेस्टर में उन्हें 5-6 क्लासेस लिए। अच्छा। ठीक है, हु टू ब्लेम? चंद साल पहले फास्ट में हम बैठे थे, तो एक हमारे टीचर आए, तो वो कहने लगे देखें हमारे ग्रेजुएट्स ने फास्ट संभाला हुआ है, हमारे ग्रेजुएट्स ने लम्ब संभाला हुआ है, हमारे ग्रेजुएट्स ने सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री संभाली हुई है, यूईटी की गए। मैंने कहा सर गुस्ताखी माफ़, ये ये बैठा है, ये बैठा है, ये मैं हूँ, ये हूँ। आपने तो हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाना था। हम में से कौन है जो अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सका है? हुँ। लेकिन ये एजुकेशन का हमारी प्रायोरिटी कभी रही ही नहीं एट एनी लेवल। ठीक है, फिर प्राइवेट इदारों ने आके ज़रा फिर और उसको बिजनेस बना लिया। तो दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा, कुछ लोग बड़े मेहनती भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं। मैं यहाँ पर फैकल्टी की बात, लेकिन उनको इस तरीके से वो बंद गए हैं, मैं ये कहूँगा कि हालात में, कि उनके पास ऑप्शंस कोई नहीं है। कितनी इंडस्ट्री है हमारी जो एक पीएचडी को जॉब दे सकती है। ठीक है, सो अल्टीमेटली वो उन्हें जाना है किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट में, कहीं पर इंडस्ट्री में नहीं जा सकते। बहुत कम लोग हैं जो इंडस्ट्री में जा पाए हैं। तो दे आर एक्सप्लॉइटेड, बिकॉज या तो एक है कि वो पाकिस्तान छोड़ जाएं, अगर पाकिस्तान में रहना है तो बस यही करना होगा। फिर वहाँ पर उन पे इतना लोड डाल दिया जाता है, इतना कुछ कर दिया जाता है कि जिसकी वजह से वो कुछ और ढंग का काम नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि एक अच्छा फैकल्टी का जो बनता है उसकी आप एकेडमिक प्रोफाइल ज़रा देखें। अंडर ग्रेड गुड स्टूडेंट, ठीक है, अबव एवरेज, अमंग द टॉप, स्कॉलरशिप मिला, मास्टर्स कर लिया, स्कॉलरशिप मिला, पीएचडी कर लिया। देन अगर वो पाकिस्तान वापस आ जाता है, उसने एक दिन इंडस्ट्री में काम नहीं किया, ही इज़ ब्रिलियंट स्टूडेंट बट ही डज नॉट नो कि डिमांड इंडस्ट्री में किस चीज़ की है, कैसे काम कैसे किया जाता है। तो एंड दिस इज़ एन अप्लाइड फील्ड में
कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इससे रिलेटेड फील्ड के, दिस इज एन अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड में जब तक आप दोनों चीज़ आपको कवर नहीं होती ना, तो आप आई हैव सीन क्वेश्चन पेपर्स जो बड़े इंटरेस्टिंग ट्रिक प्रॉब्लम्स थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार मेरी सॉफ्टवेयर हाउस में अगर कोई स्टूडेंट वैसा कोड लिखे ना, तो मैं उसे कहूँगी यार प्लीज़ ये दरवाज़ा है, क्योंकि वो कोड किसी ने पढ़ना है, उसको ठीक करना है, उसको चलाना है। मैं तो समझ दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पर ये नहीं है, किस चीज़ पे आपका एम्फेसिस होना चाहिए वो नहीं पता। हम बस ये है कि ये इन्हें इस तरह, तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, मैं अब ज़रा थोड़ा सा इसके सोल्यूशन की तरफ आना चाहता हूँ। एंड आई थिंक आज से चंद साल पहले एक साहब ने मुझे कहा था कि उन्होंने अपनी उसमें फैकल्टी में ये बात की है, वो ये है। अच्छा, अब दूसरा इसका एक और पहलू भी है। अब इसका ये पहलू ये है कि हम बात करते हैं इंडस्ट्री एकेडेमिया रिलेशनशिप, ठीक है। वो प्रॉब्लम ये है कि मैंने अगर इंडस्ट्री के बारे में काम नहीं किया, जानता नहीं हूँ, तो मुझे क्या पता है कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। मैं तो एक बुकिश एकेडमिक उसमें, तो मैं उनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता। तो वो भी, उन्हें भी पता है कि ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उन साहब ने ये कहा कि उन्होंने अपनी फैकल्टी के लिए एक प्रोग्राम बनाया था जिसे इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप फॉर फैकल्टी का था। तो सेबेटिकल पे वो अपनी फैकल्टी को मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेज में भेजते थे कि जी पैसे हम देंगे, ठीक है, इनकी तनख्वाह आप इन्हें यहाँ पर काम करने दें, ये भी आप भी जानेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेंथ है, ये आपको क्या दे सकते हैं, ये भी समझेंगे कि क्या यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है और हम क्या कर सकते हैं। तो फिर वापस आएंगे तो ये स्टूडेंट्स को भी वो नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे और आपके लिए भी ये कुछ बेनिफिशियल काम कर सकते हैं। तो आपको तैयार स्टूडेंट मिलेगा और ये, एंड ही सेड के अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए थे। बट अब इसमें कितना पैसा लगता है? एक फैकल्टी की तनख्वाह मुझे नहीं पता कितनी है एवरेज, मैं बहुत ज़्यादा भी लगाऊँ को 5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर शायद ही कोई दे रहा हो। 6 महीने का 30 लाख रुपया, 30 लाख रुपए का क्या मतलब है, यानी कि $10,000, एंड वी आर नॉट विलिंग टू स्पेंड दैट, जिसमें एक पूरा रेवोल्यूशन आ सकता है। मैं अगर समझता हूँ कि मैं अगर बेहतर काम कर सकता हूँ रिलेटिवली स्पीकिंग, आई मीन आई स्टिल थिंक देयर इज़ लॉट टू लर्न। उसकी वजह यही है कि मैंने पिछले 40 साल में दोनों तरफ में हमेशा इन्वॉल्व रहा हूँ। शायद ही कोई पीरियड ऐसा आया हो जब मैंने सिर्फ एक काम किया। मैंने इंडस्ट्री में भी काम करता रहा हूँ एज अ कंसल्टेंट, मैं पढ़ाता रहा। जब मैं इंडस्ट्री में फुल टाइम होता था तो आई वुड फाइंड टाइम टू टीच एटलीस्ट वन कोर्स देयर, ठीक है, अच्छा, कहीं ना कहीं। आपकी जो एक जैसे सवाल आया कि अब एआई का जैसे ये जो आया बूम आया, तो आपने अपने आप को कैसे, हाउ डू यू हैंडल दैट बूम? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आज से कुछ 4-5 साल पहले मैंने कहा था कि यार मैं अब जितना मैंने करना था, मैं सीखना था, तो थक जाता है बंदा वो तो ठीक है, बस। तो अब मैंने कोई नई चीज़ नहीं सीखनी, हाँ। ठीक है, लेकिन इट फोर्स्ड मी टू डू दैट। अच्छा, अब एआई को शुरू में तो आई इग्नोर्ड इट कि यार ये इट्स अ फैड, जिस तरह एआई की बहुत साल कई बार इस चलती रही। तरह चलती रही, लेकिन अचानक पता लगा कि नहीं यार ये सीरियस हो गए। सीरियस हो गया। अब वो, अच्छा, तो फिर मैंने उसके साथ खेलना शुरू किया, ठीक है। मैंने इसको ये समझना शुरू किया, आई डू नॉट अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड दिस थिंग, बिकॉज मेरा वो मशीन फील्ड, लर्निंग और वो सारा। उसकी लर्निंग और फील्ड नहीं है। लेकिन मैंने इसका मोटा मोटा समझना शुरू किया कि ये काम करता कैसे है, ये चीज़ क्या है और इससे आप क्या चीज़ करवा सकते हैं, क्या चीज़ नहीं करवा सकते हैं। तो पहली चीज़ जो थी वो तो यही थी कि एवरीबॉडी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। तो प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब ये है कि इसमें गलती के चांसेस होंगे, और हमेशा जब भी आप कोई चीज़ करें तो मैं सब लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आपने इसको टेस्ट करना है ना,
आपको समझना है कि ये क्या है। तो जो चीज़ आपको आती है ना बड़ी अच्छी है, उस पे आप उसे कहें ये करो, फिर आपको पता लगेगा कि ये कहाँ पर लैग करता है, ताकि आपको इसकी लिमिटेशन समझ आ जाए जब आप इसको वेरी दूसरे फील्ड्स में इस्तेमाल करें। लेट्स से कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मुझे कम पता है, तो फिर भी मैं इसके जवाब को शक की नज़र से देखता हूँ, बिल्कुल सही है। ठीक है? अभी मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी, जी। वो यानी कि एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल थी जो जस्ट उससे काउंट नहीं हो रहा था, और वो मुझे एक जवाब दे रहा था और मुझे कह रहा था कि यही है। तो ख़ैर एनीवे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरा ख़्याल है। तो इसको सीखना, करना और अपने उसमें एम्बेड करना बड़ा ज़रूरी है। नहीं सर, मैं इस एंगल से पूछ रहा हूँ कि आपने जैसे बुक्स पढ़ने का आपको एक आपकी एक अप्रोच रही होगी ना सारी ज़िंदगी से, नई टेक्नोलॉजी आ गई यार, बुक पकड़ो, अब तो चीज़ें चेंज हो गई हैं। सो हाउ डू यू अप्रोच नाउ कि अच्छा आप इसको प्रैक्टिकली से एंगेज करते हैं या आप उसके पढ़ते मतलब उसके बारे में कुछ नहीं देखिए ना, प्रैक्टिकली एंगेज किया, पढ़ा थोड़ा-सा, फिर प्रैक्टिकली एंगेज किया, एंड आई ट्राइड टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस। ठीक है। ठीक है ना? ये मैं अभी जो बात कह रहा हूँ यही है, ठीक है? कि इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कहाँ पर इसको मैं इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकता हूँ, और कहाँ पर ये, और मुझे किन चीज़ों के बारे में आई नीड टू बी केयरफुल, बिल्कुल ठीक। ठीक है? मैं अपने उससे एंगल से बात कर रहा हूँ, एंड देयर आर न्यूमरस अपॉर्च्युनिटीज़ एंड आप जिस तरह के मैंने कहा कि मैं अगर 2 हफ्ते में वो काम अगर मैं करता, तो वो उसने मुझे 4-6 घंटे में कर दिया, ठीक है? लेकिन 4-6 घंटे में अगर मुझे वो ना पता होता, काफ़ी नहीं कि है तो। तो वो जब मैं अगर फ़र्ज़ करें मैं नाइव अप्रोच लेके जो पहली बार, दूसरी बार जो उसने किया था, वो करके मैं अपने क्लाइंट के सामने रख देता, तो बाद में जो बग आते तो मैं उसकी बग फिक्सिंग नहीं कर सकता था। बिल्कुल सही। मुझे नहीं पता। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको अपने बेसिक्स, फाउंडेशंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है? विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फाउंडेशंस, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो आपको इसमें इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, कि आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने हैं, हुँ। आपको एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने हैं, जो कि हमने जिस पे तवज्जो देनी बहुत कम कर दी है। वैसे ही जनरली आप कहें कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हम कहते हैं, तो सबसे पहले वो बात होती है कि इनके सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आती, ये नहीं आती, वो है। तो अब प्रोग्रामिंग पर से ये एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऊपर हो गया है। बिल्कुल। ठीक है? जिस तरह मैंने डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग की बात की थी कि आप कहते हैं कि मुझे ये चाहते हैं, तो वो आपको वो चीज़ मिल जाती है। यू डोंट स्पेसिफाई द एल्गोरिथम, ऑल यू हैव टू डू इज़ आर्टिकुलेट योर प्रॉब्लम प्रिसाइज़ली, ठीक है? तो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है? प्रोलॉग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, वो डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, लेकिन वो नहीं कामयाब हो पाई, क्योंकि उस ज़माने की जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज़ थे, पावर थी और जो कुछ था, वो उसको उतने अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, और वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रही थी, ठीक है? बट दैट वाज़ आल्सो डिक्लेयर, आप यू सिंपली स्टेट कि अच्छा जी, बिल्कुल सही। आपकी यू डोंट स्पेसिफाई द एल्गोरिथम, यू डोंट स्पेसिफाई द एल्गोरिथम। सो अब आपका एब्स्ट्रैक्शन का लेवल ऊपर जा रहा है। यू डोंट स्पेसिफाई द एल्गोरिथम, यू स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स, बिल्कुल सही। ठीक है? बट और फिर आप उन रिक्वायरमेंट्स को अच्छे तरीके से पहले आर्टिकुलेट करना सीखें कि कैसे कर सकते हैं। फिर आप एनालाइज़ करना सीखें कि अच्छा जी ये चीज़, अच्छा एक और चीज़ जो मैंने इसमें देखी है अभी तक, वो ये है कि अगर आप इसे बड़ा प्रॉब्लम पकड़ा देते हैं ना, ये कन्फ्यूज़ हो जाता है और बहुत उल्टा-सीधा आपको जवाब देता है। तो आप प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके फिर उसे छोटे-छोटे हिस्से आप देते रहें, तो ये एक आपको चीज़ बना देता है। अब प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किसने करना है? एक्सपर्ट। यू नीड टू नो दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम को किस तरीके से ब्रेक डाउन किया जाता है। तो ये स्किल्स हैं जो हमने अपनी उसमें अ, अपने एजुकेशन सिस्टम में हमने लेके आने। और मैं अपने स्टूडेंट्स को, अच्छा मैंने क्लास में पूछा हु इज़ यूजिंग चैट जीपीटी, सारे चुप। अच्छा मुझे पता है सारे कर रहे हैं, ठीक है? तो मैंने कहा जो नहीं कर रहा ना वो बहुत हमाकत कर रहा है। सही है। तो अब बताओ, फिर सारों ने कहा, मैं कहा यू मस्ट, ठीक है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस, टेंस लिमिटेशंस, और फिर आपको क्या आना चाहिए टू इन ऑर्डर टू यू नो इफेक्टिवली यूज इट, बिल्कुल ठीक है। ठीक है?
तो ये हमें अपने करिकुलम में भी, हमें चीज़ों में भी ये चीज़ लेके आने की सर ज़रूरत। टू टू मोर फाइनल क्वेश्चंस। पहला एक क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि जब बच्चे ग्रेजुएशन में आते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो वो उनके हालात वहाँ पे कहते हैं अच्छे स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, ठीक है, इंडस्ट्री वाले कहते हैं अच्छे ग्रेजुएट्स नहीं निकल रहे, तो बच्चा जो है ना वो कहाँ से उसकी जो है ना काया पलटती है, यानी किस एज से आपके ख्याल से टर्निंग पॉइंट होता है कि इसके बाद उसको संभालना या उसकी कॉस्ट ऑफ करेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है? इस पर थोड़ा-सा अगर आप बताना चाहें कि स्कूल, स्कूल। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो रट्टा का जो सिस्टम है ना, वो इस दुनिया में नहीं चल सकता, ठीक है? हमने ये जो एकेडमीज़ खोली हुई हैं, जिसमें सिर्फ़ इम्तिहानों की तैयारी रटे गए, वी मस्ट, यानी कि इनको बैन करने की ज़रूरत है। यानी कि कोई इस तरह की एकेडमी शुड नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट। ये हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आई मीन ट्यूशन किसी लेवल तक हमेशा होती है, वो होती है, लेकिन ये एक बाकायदा एक आपने उसको एक इदारे बना दिए हैं, जो एक बहुत बड़े जो हैं, और वो जो आपकी जो दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड ही, वो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं और हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम है। मैं एक बार एक ट्रेनिंग दी, मेरा एक मॉड्यूल है MIT ब्लॉसम्स पे, तो वो मैंने कहीं पर प्रेजेंट किया, वहाँ पर के साहब को, सेक्रेटरी एजुकेशन साहब को पसंद आ गया, उन्होंने कहा जी आप ट्रेनिंग दें हमारे टीचर्स को। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने टीचर सारे पंजाब से इकट्ठे कर लिया, तो मैंने वहाँ पर जाके उन्हें बताया कि ये वो दैट इज़ अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मैथमेटिकल साइंटिफिक मेथड जिसको हम कहते हैं, इंडक्शन जिसको हम कहते हैं, नॉट मैथमेटिकल इंडक्शन, इंडक्टिव मेथड क्या है। तो मुझसे एक साहब ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा "वाह, बहुत अच्छा, इससे मेरे बच्चों के नंबर आएंगे"। हुँ। मैंने कहा वो तो नहीं आएंगे। तो कहने लगा फिर तो मैं नहीं करता, क्योंकि मुझसे तो यही पूछा जाता है कि तुम्हारे बच्चों का नंबर क्या है, तुमने सिखाया क्या है क्या नहीं है, तुमने उन्हें रटा लगवा के कितना अच्छा पास करवाया, ये मुझसे पूछा जाता है, तो मैं तो नहीं कर सकता ये। तो हमारी किताबें जो हैं, वो जो ए लेवल्स, ओ लेवल्स और हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में क्या फ़र्क है? वहाँ पर देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, देयर इज़ करिकुलम, ठीक है? एंड यहाँ वहाँ पर सवाल जो है उस करिकुलम से रिलेटेड सवाल आएगा, कहीं से भी आ सकता है। यहाँ पर उसी टेक्स्ट बुक के बीच में से ही सवाल आना है, हुँ। और वही, और सवाल आपने इधर से इधर कर दिया ना, तो वो जो आउट ऑफ कोर्स, एहतिजाज आउट ऑफ कोर्स। इसने हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ए ओ लेवल्स एंड, तो ये इन चीज़ों को ज़रा हमें सोचने समय, एंड इसके पीछे ये टेक्स्ट बुक बोर्ड्स क्यों बने, ये एक पूरी हिस्ट्री है, एंड देयर वाज एन एजेंडा। मैं इस पे मैंने बहुत तहकीक की है, ठीक है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। अब ये है कि क्या हो गया है और उसको कैसे ठीक किया जाता है। एक चीज़ बस ठीक करते हैं, आप ये कह दें एग्जामिनेशन का जो है वो इन किताबों में के बीच में से सवाल नहीं आएगा, सही। ठीक है? तो आके उन्हें कुछ खुद तो, यानी कि वो, आई नो एक साहब जनाब एक दिन बैठे ऐसे कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि क्या कर रहे हो? कहने कैलकुलस याद कर रहा हूँ शॉर्ट में। दिस इज, यानी कि रिडिकुलस। अच्छा सर, बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन हुई और मेरे ख्याल से बीच में हम काफ़ी सीरियस भी हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि आखिर पे जो है ना कुछ लाइटर टोन पे हम एंड करें और कुछ एक दो मेमोरीज़ ऐसी हों जो ज़रा स्टूडेंट्स के साथ आपकी हो, फास्ट के ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं चाहूँगा कि हम जब ये कोई देखे एपिसोड तो वही ज़रा याद आ जाए कि ये सब भी हुआ था। हाँ, नहीं तो असल में वो सीरियस होने की बात ये है कि मैं डिसअपॉइंटेड तो बिल्कुल नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड मैं कोशिश है आप चली रहेगी, लेकिन वो एक वो होता है ना, वो गालिब का एक शेर है, पुरहूँ शिकवे से यूं सुर से कि जैसे बजा, एक ज़रा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है।
तो वो यानी कि इस तरह की वो बस जब बातें होती हैं तो आ जाती है। लेकिन मैं जनरली स्पीकिंग किससे इस वक्त तो मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं आ रहा है। अभी पिछले साल मैं अमेरिका गया था तो एक किस्सा याद आया कि एक स्टूडेंट मुझे मिला, पुराना स्टूडेंट, तो क्या मेरे सर आपने एक बात हमें बताई थी ना, वो मेरी क्या बहुत काम आई है। आई थिंक वो था शायद फेसबुक या इस तरह की किसी कंपनी में है, मुझे एग्जैक्टली इस वक्त याद नहीं आ रहा, सिएटल में। तो मैंने कहा यार मुझे भी बताओ, यानी कि मेरे भी काम आए। कहने लगा ये आपने कहा था कि जब भी आपसे कोई सवाल पूछे ना तो उसका आपने जवाब देना है, इट डिपेंड्स। तो यानी कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यानी कि कोई हार्ड एंड फास्ट हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, देयर आर ग्रे एरियाज ऑलवेज। सो इट डिपेंड्स कहने से आपको बहुत सारी करने के बाद मैं डिपेंड्स करता रहा हूँ, तो वो यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैंने कहा यार ये कोई यानी कि उत्तर पता नहीं जैसा एक है। मैंने फास्ट में कंपाइलर पढ़ाया, बहुत शुरू के ज़माने की बात है। तो एक साथ थे, तो वो अभी भी जब मिलते हैं तो हंसते हैं सारे पुराने स्टूडेंट। तो वो थे, तो वो उन्होंने कंपाइलर किसी से दूसरे स्टूडेंट का कॉपी किया। अच्छा, और वो उसमें जो कोड वगैरह लिखा हुआ था, तो मेरी आमतौर पे ये होती थी कि मैं स्टूडेंट्स को जब वो लेता था, मैं पूछता था, तो फिर मैं उन्हें कहता था कि इसमें ये चेंजेस करके दिखाएं, ये तो कि ये एक चेंज है, आप अपने कोड में ये चेंज करके दिखाएं। तो अगर तो ज़ाहिर खुद किया होता था तो कर लेता मैं। अब वो उन्हें मैंने एक चेंज करने को कहा तो उनसे नहीं होने, तो कहने लगे ये वो वगैरह जो भी बहाने। अच्छा, मुझे लग गया होता है कि इन्हें बिल्कुल ही बेसिक्स नहीं आते। तो मैं कह शेयर इस चीज़ को छोड़ो, तो मुझे ये चीज़, ये छोटा सा कोड लिख के दिखाओ जिसका अब बाइंडर से बताएं या वो से बनाओ। तो कहने लगा जी इसका कंपाइलर से क्या ताल्लुक है, तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो कहने का आप फिर मुझसे क्यों सवाल ये पूछते? मैंने कहा मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि इसे तो ये भी बताया कि आपको प्रोग्रामिंग आपको सही नहीं करनी आती, तो आप ये चीज़ आपसे आती नहीं है, तो आप कहते हैं ये सारा कंपाइलर का वो जनाब बहुत उसने शोर उठाया, देखा कि ये जी आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है वगैरह वगैरह। मैं बहरहाल उससे नहीं, मैं पर्सनली आपने सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा एंजॉय किया है फास्ट में? जैसे होता ना मेरा फेवरेट बैच, हाँ या मेरा 93 and 92 and 93 बैच। अच्छा, वो बहुत टाइम एंजॉय किया। वो छोटा सा बैच था, 35 स्टूडेंट होते थे, शायद 93 के बैच में 50 थे, यानी कि थोड़े से थे। आई न्यू एवरीबॉडी, आज तक उनसे सबसे मेरे रखते हैं तकरीबन सबसे जब भी मिलते हैं। और इंडिविजुअल अटेंशन, अच्छा उस ज़माने में स्टूडेंट भी थोड़े थे, फैकल्टी भी बहुत थोड़ी थी। मैं था, डॉक्टर अलवी साहब थे, डॉक्टर हाफिज़ साहब थे, कोई और कभी होते थे कभी नहीं होते थे। सैयद साहब पहले थे, और फिर वो जब मैं ज्वाइन किया तो तकरीबन फ़ौरन बाद ही वो छोड़ के चले गए। तो वो उनसे जो ताल्लुक़ बना, अब फिर उन्हें जो मैं नया नया पढ़ के आया था, मुझे जहाँ बड़ा जोश हुआ था, तो मैं उनकी खूब उनको रगड़ा देता था। लेकिन वो आज भी वो उस चीज़ को वो लोग भी याद करते हैं, मैं भी याद करता हूँ कि बहुत अच्छा रहा, और बहुत कुछ मैंने भी सीखा उस दौर में। और उनके साथ उनको मैंने चैलेंजेस बड़े बड़े दिए जो उन्होंने किए। अभी आजकल ना क्लास इतनी बड़ी क्लास है, उसमें स्पेक्ट्रम स्टूडेंट्स का इतना ज़्यादा है, बहुत वीक भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं। तो अब आप ये नहीं कर पाते कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट को चैलेंज दें तो ये सारे रह जाते हैं, या फिर वो आप उनके साथ क्या करें। अगर आप इन पे तवज्जो देने की कोशिश करें वो रहते हैं यार। तो वो कहते हैं क्या है, तो आप मीडियोकर्स पैदा कर रहे हैं। तो उस ज़माने में 30 स्टूडेंट थे, सबको हम अच्छा बनाने की कोशिश करते थे और हो जाते। अभी इससे बनती जुलती एक बार भी बात है, 2-3 साल पहले की बात है, शायद 2 साल पहले की बात है। ये ना करने की मेहनत दुनिया का सबसे बड़ा
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंप्यूटर साइंस के उसमें से हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे उनका एक मैसेज मैंने देखा, अपोलोजेटिक मैसेज। अच्छा। और वो ये था कि इस बार हमने 300 बच्चा दाखिल कर दिया। और कार्नेगी मेलन की फैकल्टी देखी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, और वो इस चीज़ पे वो कह रहे हैं कि 300 बच्चा हमने दाखिल कर दिया, हमारे 3000 की बात ही कोई नहीं है। तो 2-3 हज़ार, यानी कि हमारे पास, तो हम वो अल्टीमेटली रिजल्ट जो होता है, एक जगह कहीं पर एक साहब ने कहा कि हमारे ये इतने डिफरेंट वो हैं इदारे, तो यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, तो हम सब कर चाहते हैं कि एक जैसा मैयार हो। अब एक अच्छे बड़े शहर में था, एक को बहुत छोटी जगह पे था। तो मैं तो खैर इस चीज़ के वैसे ही हक में नहीं हूँ कि इतने ज़्यादा आप बनाएं। आप बड़े शहरों में आपको यहाँ पर फैकल्टी नहीं मिलती, छोटे शहरों में आपको कितने मिलनी। तो सिर्फ ये बिल्डिंग्स बनाने से तो कुछ नहीं होता। हम लोग पढ़ते थे तो हमारे ज़माने में तो यूईटी में एसी नहीं होते थे, ठीक है। तो खैर आप बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत बना देते हैं और ये कहते थे, अब वो नहीं होता। तो मैंने उन्हें, अब ये एक लतीफ़ा ही है, तो मैंने कहा मेरे पास एक तरीका है सबको इकट्ठा करने का, एक जगह करने का। और मैं कहा वो क्या? मैंने कहा वो उसको तो इसके बराबर नहीं लेके आया जा सकता, इसको उसको बराबर ले जाते हैं। सही है। आपका वो जो बराबर ऐसे हो सकता है। ऐसे ही हो सकता है ना। तो आप कहते सबसे जो जो क्या HCF जो कहलाता है, जो है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, उस पर ले जाए। तो अगर आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे सब चीज़ें करनी हैं, तो जो हमारी क्लासरूम में भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे हम ले जाते हैं चीज़ों को। इस वजह से हम अच्छे स्टूडेंट्स को बहुत ऊपर तक हम नहीं लेके जा पा रहे हैं, एंड ये हमारा प्रॉब्लम है जो हमारे साथ है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और बहुत मेहनत थोड़ी बहुत इन्जॉय किया। सच्ची बात है कि हर बात को, मुझे लगता है कि एडवाइस को लेने के लिए भी एक ख़ास तरह की मैच्योरिटी और ख़ास तरह का ज़ौक़ चाहिए, क्योंकि हर बात में से बहुत कुछ है जो सुने तो आजकल लोग कहते थे ये इतने सेकंड का क्लिप बना दो, ऐसी बात करो। मुझे समझ आती कि ये तो वही बात है, सब HCF पे आ रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, लोग ये सुनना चाहते हैं, तो बस वो कंटेंट भी वही प्रोड्यूस करना चाहिए, सारे नीचे धड़म से जो है ना उसी लेवल पे गिरते हैं। तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया हर चीज़ में। मैं तो खुद भी इसको पर्सनली भी सुनूंगा, और बार बार मैंने आपको बताया था, मुझे आपकी 3 बातें वो अभी तक याद है। मैंने आपको ऑफलाइन में बता रहा था कि आपने मुझे मेरा सॉफ्टवेयर जो मैं बना रहा था, तो उसमें पहला क्लाइंट था मेरा, तो आपने मुझे चीज़ें बताई थी कि जैसे मैंने कहा कि आपने कहा कि सॉफ्टवेयर जो है वो कभी भी 30 डेज़ या 1 मंथ डिले नहीं होता, वो हमेशा 1 दिन डिले होता है। तो उस 1 डे एट एनी टाइम। और फिर आपने मुझे कहा कि पुअर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस और क्वालिटी एश्योरेंस से सॉफ्टवेयर फेल होते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि मैं क्या करूं कि मैं फेल ना हो, ये सॉफ्टवेयर मेरा फेल ना हो। तो आपने मुझे ये 3 बातें बताई थी। तो फिर मैंने इस पर बहुत डिज़ाइन के लिए बड़ी मेहनत करवाई, सीनियर लोगों को हायर किया, और रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी बहुत जारी किया, और फिर क्वालिटी में भी लगे रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैनेजमेंट और फिर आपने जो है ना मुझे ये कहा था कि मैं बड़ा खुश था कि वो पे अराउंड $66,000 का प्रोजेक्ट था। तो आपने कहा कि मैं था कितना अच्छा प्रोजेक्ट, देखेंगे कितना पैसे मिलेंगे इस पर। तो आपने कहा कि आपके इतने जेब से लग जाएंगे 10 और वो आखिरकार वो प्रोजेक्ट स्कोप तो मैंने बढ़वा लिया उसका ही नहीं बजट, लेकिन वो बहुत मुश्किल से, तो सॉफ्टवेयर शुरू करना बहुत आसान होता है। तो और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपसे पढ़ी, तो बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन, एंड यू नो कीप इंस्पायरिंग अस। और अल्लाह ताला में और ज़्यादा इस कौम को फ़ख्र अता फरमाए। इस दुआ के साथ बंद करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। अल्लाह ताला का करम है कि मैं अभी तक हिम्मत है और मैं काम कर रहा हूँ, सिवाय उसके करम के कोई चीज़ नहीं। बाकी ज़ाहिर है कि बंदा अपनी तरफ से कोशिश करता है, लेकिन जब तक उसका करम शामिल हाल ना हो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला का मशहूर बहुत करम मिला है, बहुत हर तरीके से मुझे बहुत इनाम मिला है, हर चीज़ में इनाम है यार। मुझे पैसा भी बहुत मिला है, मुझे इज़्ज़त भी मिली है। मुझे क्या कहूँगा, किसी भी तरीके से मैं कितना मैं शुक्र करूँ कम है, लेकिन वो क्या है, सूरह हादियात की कि इन्नल इंसान मेरा ही लकनून,
बेशक के इंसान अपने रब का बहुत नाशिक हुआ है और वो यकीनन मैं उससे शुक्र नहीं कर पा रहा। Was ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस विल एंजॉय दिस थॉरो कन्वर्सेशन है। आराम से थोड़ी थोड़ी करके सुने, सोचें, गौर करें, और इफ़ यू हैव एनी फॉलो अप थॉट्स, एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस। अस्सलाम वालेकुम।